नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की तैयारियां काफी बेहतरीन चल रही होंगी। तो हम लोग कर रहे हैं वन शॉट की सीरीज और वन शॉट की सीरीज में आज हम लोग करेंगे कक्षा 9 का राजनीति विज्ञान का अध्याय 5 लोकतांत्रिक अधिकार डेमोक्रेटिक राइट्स। आज उसका वन शॉट है। आने वाले घंटे डेढ़ घंटे में पूरा चैप्टर शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद तरीके से आपके दिमाग के अंदर एंटर हो जाएगा और दिमाग में जब ये एंटर हो जाएगा तो सारे डाउट्स आपके दिमाग से बाहर हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ कुछ बचेगा तो 100% मार्क्स लाने का जो उद्देश्य है वही बचेगा। इस चैप्टर के डिटेल्ड लेक्चर्स भी यूट्यूब पर, ऐप पर, दोनों पर अवेलेबल है। आप उन्हें देखिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट में और डीप में जाना चाहते हैं वो देखिएगा और बाकी इससे भी आपका काम हो जाएगा, परंतु ज्यादा डीप में जाने के लिए ज्यादा लेक्चर आपको देखने ही होंगे। चलिए, ये हमारा वन शॉट है। इस वन शॉट में हमें क्या पढ़ना है? सर जी पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, बचा क्या है? सब कुछ ही पढ़ेंगे, बिल्कुल सब कुछ पढ़ेंगे। पर देखिए, ग्वांतनामो बे का जेल के बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम लोग कोसावो का जो जातीय नरसंहार है उसकी भी बात करेंगे। हम सऊदी अरब के नागरिक अधिकारों की भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे अधिकार क्या होते हैं और लोकतंत्र में अधिकार क्या है, लोकतंत्र में अधिकारों की क्या जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्यों जरूरी है अधिकार हमारे। भारतीय संविधान में कौन कौन से अधिकार है। हम 6 मौलिक अधिकारों की बात करेंगे। और बेटा ये बड़ी जरूरी है कि आप जिस देश में रहते हो उस देश के संविधान का आपको ज्ञान हो, उस देश में रह रहे हो वहां के मौलिक अधिकार आपको पता होने चाहिए, बड़ा जरूरी है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र और फिर इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को, आज के वन शॉट को। और हम शुरू करेंगे ग्वांतनामो बे का जेल। कहां का जेल? ग्वांतनामो बे का जेल। बड़ा ही अजीब सा नाम है और शुरुआत भी किससे कर रहे हो सर? जेल से कर रहे हो। सबसे पहले हम लोग ये कहानी क्यों पढ़ रहे हैं? मैंने कहा हमें 3 कहानियां पढ़नी है। ग्वांतनामो बे का जेल पढ़ना है, सऊदी अरब में नागरिक अधिकार पढ़ने और उसके बाद कोसावो में जातीय नरसंहार पढ़ना। ये हम अलग अलग जगहों की, अलग अलग देशों की कहानियां क्यों पढ़ रहे हैं सर? हम इसलिए पढ़ रहे हैं बेटा क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि जहां पर अधिकार नहीं होते हैं वहां पर जीवन कैसा होता है, बिना अधिकारों के जीवन कैसा है। अब आप बोलोगे सर ये अधिकार क्या होते हैं, इस अधिकार का मतलब क्या है? तो वो अभी हम आगे लेक्चर में जानेंगे कि अधिकार क्या होते हैं। आपने बहुत सी बार सुना होगा ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा मकान है इसमें रहना मेरा अधिकार है, ये मेरी गाड़ी है इसको चलाना मेरा अधिकार है, ये मेरा मोबाइल फोन है इसको चलाना मेरा अधिकार है। हम बहुत सी बार अधिकारों की बात करते हैं और इन्हीं अधिकारों को संविधान में भी जोड़ा गया और संविधान बनाने वाले तो बड़े ही विद्वान थे। तो ये अधिकार है क्या वो जानेंगे, परंतु पहले इन 3 स्टोरियों से समझने की कोशिश करो कि अगर अधिकार नहीं होते हैं तो जीवन कैसा होता है। जीवन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि नेत्रहीन का जीवन होता है। संसार पूरा सामने होता है पर वो देख नहीं पाता। तो जैसे जीवन पूरा होगा, परंतु जब अधिकार नहीं होंगे तो जीवन क्या है, बिल्कुल बेकार सा हो जाता है। ये हम 3 कहानियों से जानेंगे। जो सबसे पहले है ग्वांतनामो बे का जेल। अमेरिकी फौज ने दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया। तो जो अमेरिका की फौज है उसने 600 लोगों को पूरी दुनिया में अलग अलग जगह से, अलग अलग देशों से पकड़ लिया। चुपचाप बिना किसी को इन्फॉर्म करे 600 लोगों को अमेरिकी फौज अरेस्ट कर लेती है, पकड़ लेती है। सवाल ये आता है सर पकड़ा तो पकड़ा क्यों, इन लोगों को क्यों पकड़ा? तो बात ऐसी है बेटा कि 11 सितंबर, कितनी तारीख को? 11 सितंबर 2001 में एक अटैक हुआ था। कहां पर? अमेरिका में एक अटैक हुआ था। तो अमेरिका सरकार का और अमेरिकी फौज का यह मानना है कि उस अटैक में इन 600 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। ये 600 लोग मिले हुए थे उस अटैक में, इसलिए इनको अमेरिकी फौज ने उठाया। अमेरिका फौज ने ना इनके घर वालों को इन्फॉर्म करा, ना इनकी देश की सरकारों को इन्फॉर्म करा, बिना इन्फॉर्म करे इन लोगों को उठा लिया है। और सिर्फ शक के आधार पर कि भाई हमें शक है कि आप लोग 600 लोग किसमें इन्वॉल्व थे, उस अटैक में इन्वॉल्व थे। ये लोग कह भी रहे नहीं भैया हम नहीं थे। बोले नहीं तुम थे, तुम्हें पता नहीं है तुम थे। तो इसलिए इस आधार पर इनको अरेस्ट कर लिया गया। इन लोगों को ग्वांतनामो बे स्थित एक जेल में डाल दिया गया। क्यूबा के निकट स्थित इस टापू पर अमेरिकी नौसेना का कब्जा था। क्यूबा बेटा एक देश का नाम है और उस क्यूबा के पास में एक जगह है ग्वांतनामो बे। कौन सी जगह है? ग्वांतनामो बे। ये ग्वांतनामो बे में क्या था, जो अमेरिकी नौसेना है, जो अमेरिकी नेवी है, मतलब कह सकते हैं जो पानी की मिलिट्री होती है उसको नेवी कहा जाता है, उस नेवी का ठिकाना था। मतलब ये जगह किसके अंडर में थी, किसके कंट्रोल में थी? अमेरिका की नेवी के कंट्रोल में थी। और वहां पर एक जेल था, उस जेल में ले जाकर के इन 600 लोगों को डाल दिया गया, जिससे कि पूरी दुनिया से छिपा करके हम लोग उन लोगों को रख सके, उन पर टॉर्चर कर सके, उन पर अत्याचार हम लोग कर सके।
एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गुआंतानामो बे के कैदियों की स्थिति के बारे में सूचना इकट्ठी की और बताया कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है। तो एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है जिसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। मानवाधिकार संगठन का मतलब क्या होता है? ऐसा संगठन जो मानव के, ह्यूमंस के अधिकारों की बात करता हो कि मानव के साथ सही व्यवहार होना चाहिए, उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए, जो मानव अधिकारों की बात करता हो, एक ऐसा संगठन था। बड़ा फेमस संगठन है बेटा एमनेस्टी इंटरनेशनल। इस संगठन के बारे में हम क्लास 12th तक पढ़ते हैं, बहुत फेमस संगठन है। इस एमनेस्टी इंटरनेशनल के प्रयासों से इन्होंने पता लगा लिया कि गुआंतानामो बे का जो जेल है वहां पर अमेरिकी सरकार और अमेरिकी फौज कितनी ज्यादती कर रही है, कितना गलत इन 600 लोगों के साथ कर रही है। जब ये पता लगा लिया, सूचना इकट्ठी कर ली कि बहुत ज्यादा बेकार हो रहा है उन लोगों के साथ, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनको रोज मारा जा रहा है, उनको बहुत बुरी स्थिति में रखा जा रहा है, उनको कोई भी अधिकार नहीं दिया जा रहा है, यहां की तक कि जो अमेरिका के लोगों के अधिकार है वो भी अधिकार उनको नहीं दिए जा रहे, ना उनको किसी कोर्ट में पेश किया जा रहा है, ना उनके घर को, ना उनके सरकार को, किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा है। जब ये बात संयुक्त राष्ट्र संघ तक पहुंचती है तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कहते हैं कि गुआंतानामो बे का जेल बंद होना चाहिए, परंतु अमेरिकी सरकार, अमेरिकी फौज बिल्कुल भी किसी की बात को नहीं सुनती है, सबकी बात को नकार देती है, सबकी बात से इनकार कर देती है और गुआंतानामो बे के जेल में इन 600 लोगों को पकड़ करके रखती है। ये 600 लोग भी कहते हैं साहब हमारी गलती नहीं है, हम 11 सितंबर 2001 के अटैक में शामिल नहीं थे, परंतु सरकार नहीं मानती, फौज नहीं मानती, उन पर शोषण, उन पर अत्याचार जारी रहता है। अब अगर यही इनके पास अधिकार होता कि नहीं साहब मुझे कोर्ट में पेश करिए, कोर्ट जो बोलेगा मैं उसको मानूंगा, परंतु अधिकार नहीं थे। अधिकार नहीं थे तो पहली कहानी का नतीजा ये निकला कि ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते, होते हुए भी ये बिल्कुल बेसहारा है, इनका कोई भी नहीं था। दूसरी कहानी, सऊदी अरब में नागरिक अधिकार। सऊदी अरब का नाम आप सबने सुना होगा, ठीक है। अब सऊदी अरब की बात कर लेते हैं। देश में एक वंश का शासन चलता है और राजा या शाह को चुनने या बदलने में लोगों की कोई भूमिका नहीं होती। इस किताब की हमने शुरुआत करी थी लोकतंत्र से और अंत कर रहे हैं हम अधिकारों पर, ठीक है। तो लोकतंत्र में अधिकार कितने इंपॉर्टेंट है ये आपको इस किताब को पढ़ने से समझ में आ जाएगा। हमने जब पहला अध्याय पढ़ा था लोकतंत्र की, जब हम लोग बात कर रहे थे तो हमने देखा था बेटा कि आज अधिकतर देशों में क्या है, लोकतंत्र है, आज अधिकतर देशों में डेमोक्रेसी है, परंतु कुछ देश ऐसे हैं जहां पर अभी भी राजा का शासन है। उनमें से एक सऊदी अरब की बात होती है। देश में एक वंश का शासन चलता है, एक वंश का, एक परिवार का शासन चलता है और वहां के राजा को या वहां के शाह को चुनने में लोगों की कोई भी भूमिका नहीं है। वहां पे पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, मतलब आज ये राजा, कल उसका बेटा राजा, परसों उसका बेटा राजा, परसों उसका बेटा राजा, ठीक है ना। अगले दिन किसका बेटा राजा अपन को नहीं पता है, ठीक है। पर लोगों की कोई भी भूमिका नहीं होती, लोगों का कोई भी रोल नहीं होता। लोग राजा को चुनने में, हटाने में, बदलने में कुछ भी नहीं कर सकते। शाही विधायिका और कार्यपालिका के लोगों का चुनाव करते हैं, जजों की नियुक्ति भी शाह करते हैं और वे उनके फैसलों को पलट भी सकते हैं। विधायिका और कार्यपालिका क्या होती है ये हम चैप्टर 4 में पढ़कर के आए हैं संस्थाओं के कामकाज में, ठीक है। तो विधायिका हो या कार्यपालिका के जो सदस्य हैं उनको भी नियुक्त कौन करेगा? राजा जी नियुक्त करेंगे। जजों को भी कौन बनाएगा? राजा जी बनाएंगे। परंतु ये जो कुछ भी फैसला दे उन फैसलों को बदला जा सकता है, उन फैसलों को हटाया जा सकता है। मतलब फाइनल डिसीजन किसका होगा? राजा का होगा। जो राजा ने कह दिया वो फाइनल है। बाकी जज कुछ बोले, विधायिका, कार्यपालिका कोई कुछ कर ले, पर राजा जी ने जो बोल दिया वो फाइनल है। तो राजा जी के ऊपर कोई भी नहीं होगा। लोग कोई राजनीतिक दल या संगठन नहीं बना सकते। मीडिया शाह की मर्जी के खिलाफ कोई भी खबर नहीं दे सकती। तो कोई भी दल राजनीतिक दल नहीं बनाएगा, कोई भी लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकते, कोई संगठन नहीं बना सकते। संगठन का मतलब है आप ऑर्गेनाइज नहीं हो सकते, आप इकट्ठा नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है आप सारे कर्मचारी आपने संगठन बना लिया और राजा जी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, यह नहीं। ये लोकतंत्र में ही कामयाब है, ये लोकतंत्र में ही हो सकता है। आप किसी भी प्रकार का कोई संगठन नहीं बना सकते, आप किसी प्रकार की कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, आप कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकते। और जो मीडिया है वो मीडिया शाह की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं दिखाएगी, ना कुछ छापेगी। सिर्फ राजा के खिलाफ की बात नहीं है, देश में भी कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये छापना है या बोलना है या लिखना है, ये राजा जी से पहले पूछना पड़ेगा। मतलब मीडिया के पास भी स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, स्वतंत्रता उनके पास नहीं है। कोई धार्मिक आजादी नहीं है, सिर्फ मुसलमान यहाँ के नागरिक हो सकते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ मुसलमानों को ही नागरिकता मिलेगी। यहाँ रहने वाले दूसरे धर्मों के लोग घर के अंदर ही अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं। उनके सार्वजनिक और धार्मिक अनुष्ठानों पर रोक है। मतलब आप दूसरे धर्म के व्यक्ति हो और वहां पर रह रहे हो, गैर मुस्लिम हो, मतलब मुसलमान के अलावा कोई धर्म है आपका, इस्लाम के अलावा कोई धर्म है, और अगर आप सऊदी अरब में रह रहे हो तो आप घर के अंदर ही आपको पूजा पाठ करनी पड़ेगी। आपका जो भी रीति रिवाज है आप उसको घर के अंदर ही मानिए, सार्वजनिक नहीं कर सकते, पब्लिक नहीं कर सकते कि भाई आप वहां पर जाकर के आप अपने भजन गा रहे हो या और कुछ कर रहे हो, वो नहीं कर सकते, पब्लिकली नहीं कर सकते। आप घर के अंदर कुछ भी करो, सरकार नहीं रोकेगी आप।
औरतों को वैधानिक रूप से मर्दों से कमतर का दर्जा मिला हुआ है और उन पर कई तरह की सार्वजनिक पाबंदियां लगी हुई है। औरतों को पुरुषों की तुलना में कमतर माना है, कम माना है। लीगल मतलब वैधानिक कानूनी रूप से भी महत्व किसको ज्यादा दिया गया है? पुरुषों को दिया गया है, महिलाओं को कम रखा गया है, ठीक है। और महिलाओं पर काफी सार्वजनिक पाबंदियां लगाई गई है कि सार्वजनिक का मतलब ये जब पब्लिकली है, ठीक है, कि भाई महिला कहीं बाहर जाएगी तो इस प्रकार के उनको कपड़े पहनने पड़ेंगे, महिलाओं को ऐसा व्यवहार होगा, महिला ये कर सकती है, यह नहीं कर सकती, इस प्रकार की काफी पाबंदियां महिलाओं पर लगाई गई है। मर्दों को जल्दी स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए मताधिकार मिलने वाला है, जबकि औरतों को अधिकार नहीं है। तो वहां पर अगर कोई भी किसी भी प्रकार का अगर चुनाव होता है तो उसमें पुरुषों को वोट देने का अधिकार दिया गया है, परंतु महिलाओं को नहीं दिया गया है। तो अब आप यहां पर देखिए, यहां पे लोगों के पास, महिलाओं के पास वोटिंग राइट नहीं है, तो मतलब समानता का अधिकार नहीं है, ठीक है। पाबंदियां किस पे लगाई गई? महिलाओं पे लगाई गई, तो समानता का अधिकार नहीं है। मीडिया को बोलने की आजादी नहीं है, तो स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, ठीक है। आपको अपने धर्म को मानने की आजादी नहीं है, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। तो ऐसे बहुत से अधिकारों से वंचित सऊदी अरब के लोग हैं। फिर बात करते हैं कोसोवो में जातीय नरसंहार, ठीक है। कोसोवो कहां पर है, क्या है, इसकी कहानी समझते हैं। कोसोवो पुराने यूगोस्लाविया का एक प्रांत था, अब टूटकर अलग हो चुका है। यूगोस्लाविया बेटा पहले एक कंट्री था। कहां का कंट्री है सर जी? यूरोप का कंट्री है बेटा। और ये क्या है? यूगोस्लाविया का एक प्रांत, आप कह सकते हैं एक छोटा सा एरिया है जो यूगोस्लाविया से टूट करके अलग हो चुका है। इस प्रदेश में मतलब कोसोवो में अल्बानियाई लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, पर पूरे देश के लिहाज से सर्ब लोग बहुसंख्यक थे। मतलब इस कोसोवो जो एरिया है इसमें तो कौन ज्यादा है? अल्बानियाई लोग ज्यादा है, पर पूरी कंट्री में कौन ज्यादा है? सर्ब लोग ज्यादा है। मतलब मैं कह सकता हूं सर्ब क्या है? बहुसंख्यक है। ये जो सर्ब लोग है ये क्या है बेटा? बहुसंख्यक, इनकी संख्या क्या है? ज्यादा है बेटा। और अल्बानी, ऐसे अल्बानी और ऐसे अल्पसंख्यक, ऐसे अल्बानियाई और ऐसे अल्पसंख्यक। ये अल्बानियाई क्या है? अल्पसंख्यक है। अब आपको सीधा सा कॉन्सेप्ट पता ही होता है, ठीक है। जो बहुसंख्यक होते हैं, जिनकी संख्या ज्यादा होती है, वो क्या करते हैं? अल्पसंख्यक को दबाने की कोशिश करते हैं, उन पर अपना शासन स्थापित करने की कोशिश करते हैं। ये शब्दों को याद रखिएगा, क्लास 10th में आपके बहुत काम आएंगे। उग्र सर्ब राष्ट्रवाद के भक्त मिलोशेविक ने यहाँ के चुनाव में जीत हासिल कर ली। चुनाव में जीत हासिल कर ली, अरे बाबा रे बाबा, लोकतंत्र था मतलब। हाँ, तो उग्र सर्ब राष्ट्रवाद, उग्र सर्ब राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? जो सर्ब कम्युनिटी है वो जो करे वही सही है, और वो जो कर रही है वही क्या होगा? राष्ट्रवाद होगा, वही राष्ट्र के हित में होगा। ये उग्र है, मतलब किसी की नहीं सुननी। सर्ब कम्युनिटी जो करती है वो उचित करती है, वो सही करती है। जैसे आपने हिटलर का देखा था कि हिटलर जो कर रहा है वो सब सही है, तो हिटलर का क्या था? उग्र जो नाजिज्म राष्ट्रवाद था उसकी बात हुई थी। तो ये उग्र सर्ब राष्ट्रवाद का जो भक्त है मिलोशेविक, वो जीत गया। तो इसका यही मानना था, सर्ब कम्युनिटी करती है वो सही करती है, बहुसंख्यकों का दबदबा होना चाहिए। और ये जितने भी अल्बानियाई लोग हैं, या तो ये लोग देश छोड़ करके भाग जाए, नहीं तो हमारी बातों को माने, हमारे वर्चस्व में रहे, हमारे दबदबे में रहे, हमसे आगे बढ़ने के, हमसे ऊपर जाने की कोशिश ना करे, हमसे नीचे ही रहने चाहिए। ये था वो मिलोशेविक व्यक्ति। उनकी सरकार ने कोसोवो के अल्बानियाई लोगों के प्रति बहुत ही कठोर व्यवहार किया, तो बहुत ज्यादा कठोर व्यवहार किया। सर जी कहानी कब की है? कब की बात बता रहे हो आप हमें? अप्रैल 1999 की। कब की बता रहे हो? अप्रैल 1999 की बता रहे हो। जब तक हो सकता आपका जन्म ही नहीं हुआ, ठीक है। अप्रैल 1999, और हो भी जाता तो अपन क्या कर लेते ठीक है। अप्रैल 1999 की कहानी, जब सरकार ने कोसोवो के जो ये अल्बानियाई लोग हैं उन पर बहुत ज्यादा कठोर व्यवहार करा। अब उसकी एक आपको छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूँ। कोसोवो के एक शहर में अप्रैल 1999 में एक अल्बानियाई परिवार के साथ कुछ ऐसी घटना हुई। कैसी घटना हुई? एक घर की बात बताता हूं। वहां पे 74 वर्षीय 74 ईयर ओल्ड एक महिला थी और 77 वर्षीय एक पुरुष था। दोनों हस्बैंड वाइफ थे। तो ये जो सर्ब लोगों की जो फौज है वो घर में घुसती है और पूछती है बच्चे कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं। और जितनी देर में क्या करती है, जो उसका पुरुष होता है, जो आदमी होता है, उसको गोलियों से मार देते हैं और उस महिला के हाथों में से अंगूठी सब कुछ निकाल करके उसको घर से बाहर निकाल देते हैं और पूरे घर को जला देते हैं। ठीक है, इतना बुरा अत्याचार अल्बानियाई लोगों के साथ ये लोग सर्ब कम्युनिटी करती है। फिर बाद में ये मामला अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वहां पर जाता है और इनकी सरकार को हटाया जाता है और इन पर मानवता के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है कि आपने मानवता को शर्मसार कर दिया, आपकी सरकार जो है वो मानवता के खिलाफ है, ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, मानवों के खिलाफ आपकी सरकार है। तो ये तीन कहानियां हमने देखी। अब यहाँ पर भी बेचारे लोगों के पास अधिकार नहीं थे, ठीक है। सऊदी अरब में भी नहीं है। सऊदी अरब का मतलब ये है कि लोग वहां पे, मैं ऐसा जहां तक मानता हूँ, लोग खुश है, कोई दिक्कत नहीं होती उन लोगों को। बाकी ग्वांतनामो बे का हमने सुना ही है। वैसे अमेरिका ज्यादातर लोकतांत्रिक देश है, बड़ा लोकतांत्रिक देशों में उसकी गिनती है कि अच्छा लोकतांत्रिक देश है, पर ऐसी कुछ घटनाएं उसने करी। तो कोसोवो का तो सबसे ही बेकार स्थिति हम लोगों ने पढ़ी है। तीन कंडीशन हमने पढ़ी।
यहां पर हमने एक चीज नोटिस करी कि अधिकार नहीं थे लोगों के पास, राइट्स नहीं थे। अब ये राइट्स होते क्या है और लोकतंत्र में अधिकार क्यों जरूरी, वो जानते हैं। लोकतंत्र में अधिकार, राइट्स इन डेमोक्रेसी, क्या बोलेंगे हम, राइट्स इन डेमोक्रेसी। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं अधिकार क्या है, व्हाट इज राइट। राइट, ये राइट या रॉन्ग वाला राइट रॉन्ग नहीं है, ये अधिकार क्या है, आइए वो जानते हैं। अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है। बेटा दावा का मतलब क्या होता है, क्लेम। क्या है, क्लेम। किसी चीज पर हम क्लेम कर दे, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं कहूं, मैं दावा ठोक करके कहता हूं ये फोन मेरा है, चाहे कहीं से कैसे भी प्रूफ करवा लो ये फोन मेरा है। मैं दावा ठोक करके कहता हूं कि ये फोन मेरा है, मैं दावा ठोक करके कहता हूं ये घड़ी मेरी है, मैं क्लेम करता हूं, तो ये क्या हुआ, ये मेरी घड़ी है, मेरा अधिकार है, मेरा है। तो हम दावा ठोकते हैं अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से। हम अपने लोगों को कहते हैं ये चीज मेरी है, अपने समाज में कहते हैं नहीं साहब ये मेरा है। हम सरकार से कहते हैं ये चीज तो हमारी है, ये तो हमें मिलना ही चाहिए। साफ पानी हमें मिले, सरकार से कहते हैं ये हमारा जीवन है, दावा है, क्लेम करते हैं। हमें अच्छी बिजली मिलनी चाहिए, स्वस्थ पर्यावरण मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए, दावा ठोक रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं मिलना चाहिए साहब, हमारा है, ये हमारा है। जब हम दावा ठोक करके कहते हैं, हम क्लेम करके कहते हैं, तो ये क्या है, हमारा अधिकार आ जाता है। अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं, इन्हें समाज से स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता मिली होती है। ये कैसे बेटा, तार्किक दावे हैं। तार्किक का मतलब तर्क, और तर्क का मतलब क्या होता है, रीजन। आपने कोई बात बोली, कोई दावा ठोका, ठीक है, आपने क्लेम करा, पर उसके पीछे कुछ रीजन भी तो होना चाहिए। आज मैं ऐसे कह दूं कि साहब मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं हाँ, अब दावा तो ठोक रहा हूं, नहीं मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं। अरे पर भाई कोई रीजन तो दे, कैसे मान लूं कि मैं तू प्रधानमंत्री, फिर भाई बताना पड़ेगा, हाँ देखो भाई मैंने इस दिन शपथ ली थी, ऐसा था। तो अगर नहीं दिया प्रूफ तो भाई लोग भाई पागल है, इसको छोड़ो। मैंने कहा ये मोबाइल मेरा है, मैं दावा ठोक करके कह रहा हूं, क्लेम कर रहा हूं, तो भाई कैसे प्रूफ करूंगा ये मोबाइल मेरा है, कैसे, मैं इसका बिल दिखा दूंगा, ठीक है, मैं इसका बिल दिखा दूंगा, मैं इसका जिस दुकान से लेकर का उसको जाकर देख भाई मैंने तेरे से खरीदा था ना फोन, और बता भाई और क्या चाहिए, इसमें जो सिम कार्ड है वो मेरा है। तो कैसे भी मैं उसको तर्क, रीजन देकर के उसको क्या कर दूंगा, प्रूफ करा दूंगा कि हाँ साहब ये मेरा है। और इन चीजों को क्या, समाज से स्वीकृति मिलनी चाहिए, समाज उसको स्वीकार करे बेटा, समाज स्वीकार करना। देखिए कुछ चीजें हम कहते हैं ना हमारी सोसाइटी हमें अलाउ नहीं करती, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें, जैसे मैं मेरी मदर की बात बताता हूँ, हम जो वो फटी हुई जींस आती है ना घुटने के पास से नीचे से, उसको अलाउ नहीं करती। अब मैं कहूँ मम्मी ये जींस मेरी, मम्मी पहले मेरे घुटने तोड़ेगी, जींस तो बाद में फटेगी, पहले मेरे घुटने तोड़ेगी। तो समाज से स्वीकृति नहीं है, समाज स्वीकार करना चाहिए ऐसी चीजों को कि हाँ भाई ठीक है, इट्स ओके। और अदालतें मान्यता दें, अदालत भी मान ले, क्योंकि अदालत देश का सर्वोच्च संस्था होती है जो कि संविधान की संरक्षक है, संविधान की रक्षा करने वाली है, तो उनसे भी मान्यता मिलनी जरूरी होती है, ठीक है। तो अधिकार क्या है, तार्किक दावे हैं, ऐसे दावे जिनमें कुछ रीजन दिया गया हो और जिसको समाज ने स्वीकार कर लिया हो, मान लिया हो, और अदालतें भी उसको मान्यता देती हो। देखिए अब दोनों बातें यहां पर बोली गई, समाज से स्वीकृति और अदालत से मान्यता। कभी कभार क्या होता है, समाज गलत चीजों को स्वीकार कर लेता है। आज जैसे पहले के समय में सती प्रथा चलती थी, अगर आज कोई व्यक्ति बोले कि नहीं साहब समाज स्वीकार कर रहा है सती प्रथा है तो अधिकार है, ठीक है, कि नहीं हम ऐसा करेंगे, अदालत से भी मान्यता मिलनी चाहिए, ठीक है। पर मॉडर्न टाइम के हिसाब से वो चीज सही है या गलत है, तो दोनों से, समाज से भी स्वीकृति मिले और अदालत से भी मान्यता मिलनी चाहिए। अब बात करते हैं लोकतंत्र में अधिकारों की क्या जरूरत है, ठीक है। लोकतंत्र में हम बात करते हैं कि अधिकारों की क्या जरूरत है। सीधा सा हम ये कहें कि मैं, मेरा क्या क्या है, इसकी बात करता हूं जब अधिकारों की बात करता हूं। और लोकतंत्र में हम बात करें, लोकतंत्र एक्चुअल में क्या है बेटा, व्हाट इज डेमोक्रेसी, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र मतलब हम कहते हैं जनता का सिस्टम है, यही बात हमने पढ़े थे कि जनता का सिस्टम है। और जनता का अर्थ क्या है कि देश का हर व्यक्ति जनता में इंक्लूड है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी लिंग का हो, कैसा ही रंग हो, कैसी आर्थिक स्थिति हो, कोई सा भी वर्ग हो, कुछ भी हो, वो जनता में इंक्लूड होगा। और जब जनता में इंक्लूड हो रहा है, जनता का सिस्टम है, तो सब बराबर है, ठीक है, क्योंकि सब जनता है तो सब बराबर हो गया। तो जनता के सिस्टम में सबको बराबरी होनी चाहिए, और बराबरी के लिए क्या है, उसमें अधिकारों की आवश्यकता होगी कि हाँ साहब ये मेरा है। अब समाज में या जनता में क्या, कुछ लोग नीचे रहते हैं, कुछ ऊपर रहते हैं, कुछ नीचे कुछ ऊपर, तो जो दबे हुए हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अधिकार जरूरी है, ठीक है। जनता को शासन चलाता है, सरकार चलाती है, उस सरकार से जनता को बचाने के लिए आपको अधिकारों की आवश्यकता है। आप अपनी बात रख सको उसके लिए आपको अधिकारों की आवश्यकता है। आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सको उसमें आपको अधिकारों की आवश्यकता है। तो लोकतंत्र में अधिकारों की बड़ी ही आवश्यकता है। क्या क्या आवश्यकता है ये देखते हैं।
लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना जरूरी है। देखो, अगर आपको लोकतंत्र की स्थापना करनी है, अगर आपको डेमोक्रेसी की स्थापना करनी है, तो आपको क्या अधिकारों का होना जरूरी है, उसमें अधिकार होना जरूरी है। मैंने क्या कहा, लोकतंत्र जनता का सिस्टम है और जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वो खुद को बचा सके। किससे बचा सके? आपसे जो सुप्रीम है, जो आपसे ऊपर है, उनसे बचा सके, खुद को सरकार से बचा सके, खुद को सोसाइटी से बचा सके। जब हम खुद को बचा पाएंगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो जनता की सेफ्टी जरूरी है, क्योंकि जनता का सिस्टम है तो जनता तो सेफ रहनी चाहिए। और जनता किससे सेफ रहेगी? अधिकारों से सेफ रहेगी। अगर आज मेरे साथ कोई भेदभाव होता है, मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, मेरे साथ कोई अत्याचार होता है, मैं सीधा कोर्ट चला जाऊंगा। मैं सेफ हूं, मुझे बचाने के लिए कोर्ट बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बैठा, मैं चला जाऊंगा। तो मैं सेफ हूं, तो मैं कुछ बोल सकता हूं, मैं अपनी बात रख सकता हूं। तो ये क्या हुआ? अधिकारों के कारण पॉसिबल हो। बोलूंगा सर ये मेरा अधिकार है, इसलिए आप मुझे बचाइए। बोला हाँ बिल्कुल बचाएंगे सर। तो फिर क्या हुआ? लोकतंत्र रहेगा। तो अधिकार रहेंगे तो लोकतंत्र होना बहुत जरूरी है। एक चीज आप मुझे और बताइए कि भाई, जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, परंतु हमारा देश, हम कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना और लोकतंत्र भी बना। क्यों? क्योंकि इस दिन संविधान देश का लागू हुआ और उसके बाद हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनानी कि मतलब चुनाव कराएंगे, इस प्रकार से हम हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे। क्यों? अब इस संविधान में इंपॉर्टेंट बात क्या थी? अधिकार। क्योंकि लोगों को अधिकार मिल गया था, वोट डालने का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो जिस दस्तावेज में अधिकारों की बात हुई थी, उस दस्तावेज के लागू होने के बाद ही तो हम लोकतंत्र बने। तो इसलिए लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकार होना जरूरी है। लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार है। तो लोकतंत्र में हर व्यक्ति को 2 प्रकार के अधिकार है। पहला, वोट देने का पहला अधिकार है। ये कब, कितने, किस किस को मिला है? 18 साल से ऊपर भारत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों के पास ये अधिकार है। चाहे आपकी कोई जाति हो, कोई धर्म हो, कोई वर्ग हो, कोई लिंग हो, कुछ भी हो, आप कैसे भी समुदाय से आते हो, पर आपके 18 साल से ऊपर है तो आपको वोट देने का अधिकार है। दूसरा, आपको चुनाव लड़ने का भी तो अधिकार होना चाहिए कि भाई आप चुनाव भी लड़ सको। चुनाव लड़ोगे तभी तो क्या होगा? आप जाकर के संसद में बैठ सकते हो, विधानसभा में बैठ सकते हो, ठीक है। और लोकसभा में चुनकर जाने की 25 साल की उम्र होनी चाहिए और राज्यसभा में 30 साल की होनी चाहिए। लोकतांत्रिक चुनाव हो, इसके लिए लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने की, राजनीतिक पार्टी बनाने की और राजनीतिक गतिविधियों की आजादी का होना जरूरी है। देखो, अब एक तो वोट डालने का और एक चुनकर के जाने का, यह अधिकार तो होनी चाहिए। इसके अलावा क्या अधिकार होने चाहिए? अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी होनी चाहिए। मेरे जो विचार है उनको व्यक्त करने की आजादी होनी चाहिए। भाई, मैं जो सोचता हूं, मैं जो चीज समझता हूं, उसको बताने की मेरे पास आजादी होनी चाहिए। अब मैं बताऊंगा कैसे? मैं बोल करके एक्सप्लेन कर सकता हूं, मैं कोई पोस्टर बना करके बता सकता हूं, ठीक है। जैसे आप बहुत सी बार देखते होंगे, विरोध प्रदर्शन होता है तो लोग उसमें यूं पकड़ के यूं खड़े रहते हैं, सरकार जिंदाबाद या सरकार मुर्दाबाद, ये वाली जो चीज है ये मुर्दाबाद, ऐसा जिंदा, देखते हैं ना लिखे। मतलब क्या है? जनता लिख करके अपने विचार व्यक्त कर रही है कि देखो साहब ये चीज सही है और ये चीज गलत है। तो विचार व्यक्त करने की हमारे पास क्या होनी चाहिए? आजादी होनी चाहिए। अगर हम हमारे विचार व्यक्त कर पाएंगे तभी तो हम बता पाएंगे ना कि सरकार सही है या सरकार गलत है, या मेरे पास सही, मेरे साथ सही हो रहा है या मेरे साथ गलत हो रहा है। तो विचार व्यक्त करने की हमारे पास आजादी होनी चाहिए। राजनीतिक पार्टी बनाने की आजादी होनी चाहिए। हम हमारी पॉलिटिकल पार्टी बना सके। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, चुनाव जीत करके मैं वहां जा सकूं, और चुनाव जीत करके जाऊं, मैं अपनी सरकार बनाऊं, तो सरकार कब बनेगी? जब मेरी पॉलिटिकल पार्टी होगी। और तीसरा, राजनीतिक गतिविधियों की आजादी हो। राजनीतिक गतिविधियों की आजादी क्या है? आप आंदोलन कर सकते हो, आप विरोध कर सकते हो, आप सरकार के खिलाफ बोल सकते हो, आप सरकार के पक्ष या विपक्ष दोनों में बोल सकते हो। आपको ये सारी आजादियां होनी चाहिए, तभी लोकतंत्र होगा। ये जैसे मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई है वोटिंग की। लोकतंत्र में अधिकारों की एक खास भूमिका भी है और लोकतंत्र में अधिकारों की एक खास भूमिका, ये सब आपके अधिकार ही तो है। आज आपको कोई बोले वोट मत दे, क्यों मत दे? दूंगा, मेरा अधिकार है। अधिकार क्यों? क्योंकि आप दावा ठोक कर कह रहे हो मेरा है, मुझे मेरे देश के संविधान ने दिया है। कोई पूछे, बोला अच्छा बता, प्रूफ कर, तार्किक दावा बोलते हो ना तुम, तार्किक दावा है तो प्रूफ कर, खोल संविधान का पेज, बोले ये इस पेज पे ये वहां लिखा हुआ है कि मुझे वोट देने का अधिकार, दूंगा तो दीजिए, ठीक है। व्यक्त करने की, राजनीतिक पार्टी बनाने की, ये सब आपको आजादी होती है। तो लोकतंत्र में अधिकारों की एक खास भूमिका होती है और लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकार होना जरूरी है। अधिकार बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। अब अधिकार क्या काम करते हैं? बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। अगर अधिकार हो तो जो कोसोवो में हुआ वो नहीं होता। क्यों? देखो, अब
क्या बोला, बहुसंख्यक, वहां पर बहुसंख्यक कौन थे, सर्ब और अल्बानियाई जो थे वो अल्पसंख्यक थे। तो अल्पसंख्यकों की रक्षा करने के लिए अधिकार है। अगर अल्पसंख्यकों के साथ कहीं गलत होता है तो बोल सके कि नहीं साहब हमारा ये अधिकार है, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इस बात की व्यवस्था करते हैं कि बहुसंख्यक किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमानी ना करे और जो बहुसंख्यक है वो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमानी ना करे। तो मतलब जो बहुसंख्यक समुदाय है वो अपनी मनमानी के हिसाब से ना करे। इसका आप बेस्ट एग्जांपल अपन क्लास 10th में पढ़ेंगे बेटा। चैप्टर 1 है सत्ता की साझेदारी, उसमें श्रीलंका की कहानी पढ़ेंगे। बिल्कुल हमारा पड़ोसी देश है, वहां पर किस प्रकार से एक बहुसंख्यक समुदाय ने अल्पसंख्यकों का जीना मुश्किल कर दिया था। अधिकार स्थितियों के बिगड़ने पर एक तरह की गारंटी हो जाती है, ठीक है। तो जैसे आप लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं तो आप देखते हैं गारंटी कार्ड मिलता है, ठीक है, और वो कहते हैं भाई 6 महीने के अंदर खराबी हो गई, 1 साल में खराबी हो गई तो आ जाना। तो क्या होता है, जब थोड़ी बहुत तो खराबी होती है ना, छोड़ ठीक है यार घड़ी सही चल रही छोड़ो, पर अब देखो यार खराबी बहुत ज्यादा हो गई तो मैं याद आता है मेरे पास गारंटी कार्ड है, मैं गया दुकान पर ठीक कर। तो ऐसे क्या है, जब स्थितियां बिगड़ने लग जाती है ना तो अधिकार जो है वो हमारी गारंटी की तरह है कि हमें बचाएंगे। जब स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है फिर हम कोर्ट जाते हैं, फिर हम बोलते हैं साहब मेरा ये अधिकार था पर इस अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो प्लीज मुझे बचाइए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हमें बचाने का काम करते हैं। अगर कुछ नागरिक दूसरों के अधिकारों को हड़पना चाहे तो स्थिति बिगड़ सकती है। अगर कुछ नागरिक दूसरों के अधिकारों को हड़पना चाहे, दूसरों के अधिकार लेना चाहे तो उससे स्थिति बिगड़ सकती है। यह स्थिति आमतौर पर तब आती है जब बहुमत के लोग अल्पमत में आ गए लोगों पर प्रभुत्व कायम करना चाहते हो। तो ये स्थिति कब बिगड़ेगी, जब बहुमत के लोग अल्पमत में आ गए लोगों पर प्रभुत्व कायम करना चाहते हो। मतलब जो बहुमत में है, बहुमत का मतलब क्या है, जिनकी जैसे आप मान लीजिए जिस समुदाय की सरकार हो या जो ज्यादा हो, ऐसे लोग क्या है जो अल्पमत में जो कम है उन पर अपना प्रभुत्व, अपना वर्चस्व दबाना चाहते हो। जैसे क्या हुआ, सर्ब कम्युनिटी के लोगों की सरकार बन गई, अब उन्होंने अल्बानियाई लोगों पर अपना वर्चस्व, अपना प्रभुत्व बनाने की कोशिश करी कि या तो तुम देश छोड़ करके चले जाओ या हमारी शरण में आ जाओ। अब हम बात करेंगे यहां से भारतीय संविधान में अधिकार। हमारे भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, दुनिया के सबसे बेहतरीन संविधानों में से एक है भारत का संविधान, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र स्थापित करने वाला भी हमारे देश का संविधान है। इस संविधान में पूरा संविधान ही बेहतर है, बहुत बेहतर संविधान है। और इस संविधान में सबसे जो मूल्यवान चीज हम लोगों को मिली वो हमें मिले मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार टोटल कितने हैं बेटा, 6 मौलिक अधिकार है। 6 मौलिक अधिकारों में सबसे पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार, या जिसे हम लोग कहते हैं समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी, अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22, राइट टू फ्रीडम। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। फिर चौथा है हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28, और फिर है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30, और फिर लास्ट और वेरी 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 इंपॉर्टेंट संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अब आप सोचोगे सर जी एक आर्टिकल, एक अनुच्छेद वाले का बहुत इंपॉर्टेंट कह रहे हो, तो वो अभी आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं समता के अधिकार से, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 to 18 से। समानता का अधिकार, ये जिसे कहा गया समता का अधिकार, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। समता या समानता का अर्थ हमारा क्या होता है कि सब बराबर हो, सब इक्वल हो, यह है इसका अधिकार हो, किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होना चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, यह समता का अधिकार। हमारा संविधान कहता है कि सरकार भारत में किसी व्यक्ति को कानून के सामने समानता या कानून से संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। देखिए अब हमारे जो संविधान है उसमें आर्टिकल 14 से 18 तक बातें लिखी गई है। आर्टिकल 14 से 18 तक जो कुछ भी लिखा गया है उस सब में क्या है, समानता की बात करेगी। आर्टिकल जो 14 है, अनुच्छेद जो 14 में, तो आप एक तरीके से कह सकते हैं पॉइंट है। आर्टिकल जो 14 है वो क्या कहता है कि कानून के सामने समानता और कानून से संरक्षण मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या है, कानून के सामने समानता क्या है, जैसे मान लीजिए कि भैया ये कोर्ट है, ठीक है, और इस कोर्ट के सामने 3 व्यक्ति गए एक ही मामले में, जैसे ये कोई नेता है, ये अमीर आदमी है और ये गरीब आदमी है। ये कोर्ट की नजरों में ये तीनों क्या है, बराबर है। जो गलत होगा उसको सजा सुनाई जाएगी और जो सही होगा उसको छोड़ दिया जाएगा। कोर्ट के सामने सब समान है, कोर्ट के सामने सब बराबर है। कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई ऐसा नहीं देखेगा कि अच्छा नेताजी आए, आइए नेताजी, अच्छा अमीर आदमी है, गरीब है, ऐसा नहीं देखेगा। उसके लिए सब समान है। तो कानून के सामने समानता, सब कानून के सामने समानता है। इसके बाद क्या बोला, कानून से संरक्षण, मतलब कानून आपको बचाने का भी काम करेगा। कैसे, अब देखो अगर आपके साथ गलत हुआ है, कोई गरीब व्यक्ति है वो भी कोर्ट जा सकता है, किसी अमीर व्यक्ति के साथ गलत हुआ वो भी कोर्ट जा सकता है, और किसी नेताजी के साथ गलत हुआ वो भी कोर्ट जा सकता है, कोई भी जा सकता है। पहली कंडीशन में क्या बोला, अगर ये तीनों एक केस में फंसे हैं
तो इन तीनों में कोई भेदभाव नहीं करेगी कोर्ट, देखेगी जो गलत है उसको सजा और जो सही है उसको छोड़ दिया जाएगा। और दूसरा जो कानून से संरक्षण बोला है, ये बोला किसी के साथ भी अगर गलत होता है तो कोर्ट जा सकता है, उसमें भेदभाव नहीं होगा। तो भारत का संविधान ये कहता है कि कानून के सामने समानता और कानून से संरक्षण मिलना चाहिए, समानता का अधिकार सबको होना चाहिए, सब बराबर है। इसके बाद आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 में कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, रंग इनके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आप किसी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, कास्ट के आधार पर आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, लिंग महिला पुरुष के आधार पर आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, आप डिफरेंस नहीं कर सकते हैं। आप किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी व्यक्ति को इसलिए नहीं रोक सकते कि नहीं साहब वो एक पर्टिकुलर इस वर्ग का है, इस जाति या इस समुदाय से आप नहीं रोक सकते। आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 के तहत ये कहा जाता है कि सबको अपॉर्चुनिटी होगी, सबको काम धंधा करने की सबकी छूट आपको दी जाएगी, सबको सरकार अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराए। 17 में कहा गया अस्पृश्यता का अंत करा जाएगा, अनटचेबिलिटी खत्म करी जाएगी। और अनटचेबिलिटी पे यहां पे किसी जाति की बात नहीं करी है। अनटचेबिलिटी मतलब अनटचेबिलिटी, आप किसी के साथ ऐसा व्यवहार करो, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, ये जो वाला है ये भी दूर कर दिया जाएगा। और आर्टिकल 18 कहता है कि कोई किसी प्रकार की उपाधि नहीं रखेगा कि नहीं साहब मैं तो ये हूं, मैं राजा जी, मैं महाराज, ये उपाधियां नहीं लगाएगा। तो इस प्रकार से भारत का संविधान कहता है कि सबको समानता का अधिकार होना चाहिए। इन शॉर्ट मैं आपको सिर्फ इतना सा बता दूं, समानता के अधिकार में भारत का संविधान ये कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते। और उसके अलावा कानून की नजर में सब क्या होंगे, बराबर होंगे, कानून की नजर में सब इक्वल होंगे। इसी को कहा गया राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। ठीक है, यह है। अब हम बढ़ते हैं आगे, फिर बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम है बेटा। अब हमें स्वतंत्रता का अधिकार तो होना चाहिए भाई। समानता तो हमें मिल गई कि चलो हम सब बराबर हैं, सब इक्वल हैं, परंतु हमें स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। किस चीज की स्वतंत्रता होनी चाहिए? हमें बोलने की, हमें घूमने फिरने की, हमें रहने की, खाने पीने की, काम धंधा करने की, हर चीज की हमें क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये जो दूसरा हमारा अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में रखा गया, 4 अनुच्छेद 4 आर्टिकल्स में रखा गया। क्या बोला गया? सबसे पहले स्वतंत्रता का मतलब है बाधाओं का ना होना, किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्वतंत्रता कहते हैं। मैं जो करना चाहूं मैं वैसा करूं, ये स्वतंत्रता है। मेरे पे कोई रोक टोक ना हो, मुझे बार बार रोका नहीं जाए, ये मत करो, ऐसा करो, वो मत करो, ये मत करो, हमें स्वतंत्रता चाहिए। जैसे आजकल की जनरेशन अपने माता पिताओं को बहुत सी बार कहती है आप मुझे हर जगह रोकते टोकते हो, मेरे दोस्तों को तो कोई नहीं रोकता, मैं जाता हूं 10 बार फोन करते हो। वो आप लोगों की गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, परंतु स्वतंत्रता का मतलब है बाधाओं का न होना। व्यवहारिक जीवन में इसका मतलब होता है हमारे मामले में किसी किस्म का दखल ना हो, न सरकार का न व्यक्तियों का। तो जो हम करना चाहे वो हम कर सके, ना तो हमारी पर्सनल लाइफ में कोई व्यक्ति दखल अंदाजी करे, ना सरकार। जैसा कि आज के आप लोग कहते हैं माई लाइफ माई रूल्स होने चाहिए, परंतु ये बात ध्यान रखिएगा कि भारत का संविधान भी और भारत की सरकार भी कुछ हद तक स्वतंत्रताओं पर रोक लगाती है। स्वतंत्रताओं का मतलब यही नहीं है कि बाधाओं का ना होना, कुछ बाधाएं हैं, कुछ रोक संविधान भी लगाता है और कुछ रोक सरकार भी लगाती है, जिससे कि आप निरंकुश ना हो जाओ। अगर आपको बिल्कुल ही छोड़ दिया जाए कि नहीं नहीं जो मन करना हो वो करो, तो आप तो कल को किसी को लड़के पे आ जाओगे, किसी लड़की के साथ गलत भी कर लोगे, ठीक है, किसी को मार भी दोगे, आपको मेरी मर्जी थी, मेरे स्वतंत्रता का अधिकार है। नहीं, तो कुछ रोक लगाता है, रोक होना जरूरी है, कुछ बंदिशें, कुछ पाबंदियां होना जरूरी है। अगर पाबंदी नहीं होती है, रोक टोक नहीं होती है, तो वो गलत रास्ते पे चला जाता है। हमारे संविधान ने रोक अधिकारों पर भी लगाई है, मतलब जनता पर भी रोक लगाई है, सरकार पर भी रोक लगाई है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सब पर थोड़ी रोक लगाई, जिससे कि वो निरंकुश ना बन जाए। सब पे कंट्रोल हमारे संविधान ने रखा है। ये स्वतंत्रता को दर्शा रहा है कि हम फ्री हैं। अब कौन कौन सी स्वतंत्रता की बात होती है? सबसे पहली बात करेगी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेशन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। हमारे पास अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। अभिव्यक्ति का अर्थ ये होता है बेटा कि जो मेरा विचार होना मैं उसको अभिव्यक्त कर सकूं। भाई जैसे आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं अपनी बात रख सकूं। जैसे मान लीजिए कोई मुद्दा है, कोई भी मैटर हो, जैसे आप मान लीजिए कि भाई देश की सरकार ने कानून बनाया कि जो हम जब गाड़ी पे जाते हैं तो इतना का चालान कटेगा और इतने का नहीं। सरकार ने मान लीजिए इस चालान की रेट बढ़ा दी। अब आप अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं, आपको पूरी छूट है, बिल्कुल पूरी छूट है। सरकार ने ये करा है, बड़ा गलत करा है। सरकार रोडों की तो दशा सुधारती नहीं है और जनता से पैसा वसूलने की कोशिश करती रहती है।
आपको अधिकार है, बिल्कुल अभिव्यक्त करिए, जैसे करना है वैसे करिए। पर दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं नहीं सरकार ने जो करा है बड़ा बेहतर करा है, जनता जब तक ज्यादा टैक्स नहीं देगी, ज्यादा पैसा नहीं देगी, जनता सुधरने वाली नहीं है। अब लोगों को हेलमेट लगाना ही पड़ेगा, बड़ा काम, अच्छा काम सरकार का। आप पक्ष में विपक्ष में किसी भी मुद्दे पे किसी भी बात पर आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता आपको दी गई। अभिव्यक्ति में जब ये बात कही जाती है कि आपको आजादी है कि आप कुछ बोल सके, आप अपने विचारों को आगे रख सके, परंतु हमेशा ध्यान रखना है आपको ऐसे विचार, ऐसी बात रखनी है जिससे कि दूसरे की स्वतंत्रता को हर्ट नहीं होना चाहिए, उसकी स्वतंत्रता को नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपने समुदाय के बारे में बहुत कुछ बोल रहे हो, ठीक है, परंतु आप ऐसी बात मत बोलिएगा कि किसी दूसरे समुदाय को हर्ट हो जाए या उसको बुरा लग जाए, क्योंकि वो भी भारत में ही रहता है और उसको भी क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। ऐसा नहीं हो सकता स्वतंत्रता के अधिकार पर कि आप चलते रोड पर किसी को थप्पड़ मार दो, बोलो भाई क्या था, बोलो मुझे गुस्सा आ रहा था तो मैंने एक्सप्रेस कर दिया अपना विचार है, ठीक है ना, और फिर वो भी खींच करके आपको थप्पड़ मारेगा, वो आपको मतलब 2-3 एक्स्ट्रा मारेगा, वो बोलेगा अब तूने क्यों मारा भाई, बोले भाई मुझे तो तेरे से भी ज्यादा बहुत बुरा गुस्सा आ रहा था इसलिए मैंने तेरे भी मार दिए। ऐसा नहीं करना। हमें स्वतंत्रता का अधिकार यही है कि आप अपने विचार रखिए, परंतु उन विचारों से किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी दूसरे वर्ग को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। ऐसे विचारों उनके लिए आपको पूरी पूरी छूट, आजादी देता है संविधान। दूसरा, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता है। आप कहीं पर भी इकट्ठा हो सकते हो, आपको जहां मर्जी हो आप शांतिपूर्ण तरीके से जमा हो सकते हो, इकट्ठा हो सकते हो, लोगों से मिलजुल सकते हो, आपको बिल्कुल आज़ादी। शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होना है, जमा होने का अर्थ क्या है, किसी भी प्रकार का कोई हथियार नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार के कोई आतंकी संगठन आपको नहीं होना चाहिए। आप आराम से शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हो, आप विरोध प्रदर्शन करो, विरोध प्रदर्शन करो, आप बातचीत करना चाहते हो आप बातचीत करो, कोई दिक्कत नहीं। अब शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने में तुम्हें जैसे एक सीधा उदाहरण ये ही दूं कि भाई जैसे हम चाय की दुकान पर 20 दोस्त बैठे हैं, जमा ही है वहाँ, इकट्ठे हो गए सब, ठीक है। अब भाई बहुत पुराने समय से नहीं मिले तो अब मिल रहे हैं तो 20 पर शांतिपूर्ण, ऐसा नहीं है हमारे पास बंदूकें हैं और बंदूकों से एक दूसरे को उड़ा देंगे, ऐसा नहीं, शांतिपूर्ण ढंग से जमा हो सकते हैं, हमें पूरी छूट है। संगठन और संघ बनाने की भी स्वतंत्रता है, हम चाहे किसी भी प्रकार का संगठन बना सकते हैं। इसीलिए आप भारत में देखते हैं कि आपको कर्मचारियों के भी संगठन देखने को मिलते हैं, ये फला फला ढीम का कर्मचारी संगठन, किसानों के संगठन देखने को मिलते हैं, जाति के आधार पर आपको संगठन देखने को मिलते हैं, धर्म के आधार पर आपको संगठन देखने को मिलते हैं, महिलाओं के आपको संगठन देखने को मिलते हैं, स्टूडेंटों के आपको संगठन देखने को मिलते हैं, टीचर्स के आपको संगठन देखने को मिलते हैं। आपको किसी भी प्रकार का संगठन बनाने की आज़ादी है, पर फिर शर्त यही है कोई भी संगठन ऐसा नहीं होना चाहिए जो देश की एकता और अखंडता पर हमला करे, ऐसा संगठन नहीं होना चाहिए। कोई संगठन की आपकी मीटिंग चल रही है, चलिए, पर वहां पर बंदूकें या कोई हथियार नहीं होने चाहिए, शांतिपूर्ण संगठन आप बनाने की इजाजत है। देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, आप जहां भी आना जाना चाहो वहां आओ जाओ, घूमो फिरो, खाओ पियो, कोई रोक टोक आप पर नहीं है। देश के किसी भी भाग में रहने और बसने की स्वतंत्रता है, आप वहां रह सकते हैं, बस सकते हैं, जो आपको कारोबार, जो काम धंधा आपको करना हो वो भी आप कर सकते हैं। कोई भी काम करने, धंधा चुनने, पेशा करने की स्वतंत्रता है। अब ये आपको क्या कहा गया कि कोई भी काम करने, धंधा चुनने, पेशा करने की स्वतंत्रता। अब आप सोचोगे ऐसा काम करने, धंधा करने, इसमें जोड़ने की क्या आवश्यकता थी, वो तो व्यक्ति की जो भी इच्छा होगी वो करेगा। नहीं बेटा, देखो आप भारत का इतिहास देखो, कुछ विशेष जो जातियों के लोग हैं उनको कहा गया आप यही काम करोगे, ठीक है, ये जाति के लोग ये काम करेंगे, ये जाति के लोग ये काम करेंगे, ये जाति के लोग ये काम करेंगे, ठीक है। पहले ऐसा था, पर अब ऐसा नहीं है। अगर कोई किसी भी जाति का वर्ग का लोग व्यक्ति और वो कहे नहीं साहब मैं तो पढ़ाऊंगा ही, पढ़ा सकता है। कोई किसी भी जाति का व्यक्ति वो कहे नहीं साहब मैं तो बिजनेस ही करूंगा, बिजनेस कर सकता है। अब ऐसा पर्टिकुलर नहीं है एक कम्युनिटी का व्यक्ति पढ़ाए या एक कम्युनिटी का व्यक्ति ये करे, ये कर, नहीं, सबको छूट दी गई कि आपको जो काम करना है वो काम करो, जो धंधा, जो बिजनेस, जो भी पेशा, जो भी ऑक्यूपेशन करना है आपको वो करो। एक इसका दूसरा पर्सपेक्टिव या दूसरा पहलू क्या है, जैसे महिलाओं को क्या कहा गया था, घरों के काम करिए, घरों में रहिए, घर से बाहर जाकर के आप जॉब नहीं कर सकती। पर भारत का संविधान क्या कहता है, कोई भी काम करो, आप बाहर जाओ, आप जॉब करो, आप डॉक्टर बनो, आप वकील बनो, आप इंजीनियर बनो, आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनो, आप प्रधानमंत्री बनो, आप राष्ट्रपति बनो, जो बनना है वो बनो, जो भी काम करना है, जो भी धंधा करना है, जो भी पेशा करना है, उसकी पूरी पूरी छूट आपको दी गई है। ऊपर क्या कहा गया, कहीं पर भी आने जाने की, रहने बसने की। ये क्यों करा गया, क्योंकि देखो हमारा भारत क्या है, विविधताओं से भरा है, हर जगह की संस्कृति अलग है, हर जगह का कल्चर जो है, वहाँ का रहन, वहाँ का पहनाव, सब कुछ अलग है। तो हम क्या सब यूनाइटेड रहे, हम एक रहे,
जो तमिल के लोग हैं वो राजस्थान आकर के घूम के जाए, राजस्थान के बिहार जाए, बिहार वाले कश्मीर जाए, कहीं पर भी आप आइए, कहीं पर भी घूमिए फिरिए, जिससे क्या एक यूनिटी, एक एकता आप लोगों में सब में बनी रहे। और इसीलिए भारत में भारत की नागरिकता दी जाती है, राज्यों की नागरिकता नहीं दी जाती कि मैं राजस्थान का हूं, मैं बिहार का हूं, मैं मध्य प्रदेश का हूं। नहीं, हम भारत के नागरिक हैं, हम भारतीय हैं और भारत में हम कहीं भी आ जा सकते हैं, बस सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है, किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। आप अपनी स्वतंत्रता का ऐसा उपयोग नहीं कर सकते जिससे दूसरों की स्वतंत्रता का हनन होता हो। तो आप अपनी स्वतंत्रता के लिए किसी दूसरे की स्वतंत्रता को, दूसरे की आजादी को छीन लो, ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको उदाहरण दिया ना, आप किसी चलते के थप्पड़ मार दो, नहीं। आपको स्वतंत्रता है कि आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, परंतु उसके पास भी वही स्वतंत्रता है। तो आपकी स्वतंत्रता के चक्कर में किसी दूसरे की स्वतंत्रता नहीं जानी चाहिए, किसी दूसरे की आजादी नहीं जानी चाहिए। आपकी स्वतंत्रता सार्वजनिक परेशानी या अव्यवस्था पैदा नहीं कर सकती। तो जो आपकी आजादी का मामला है ना, वो सार्वजनिक सबके लिए परेशानी या अव्यवस्था पैदा ना करे, ठीक है, ऐसा काम नहीं कर सकता। जैसे भाई फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं सड़क के बीच में जाकर के खड़ा हो गया और मैं जोर जोर से डांस करने लग गया, गाना गाने लग गया, मैं डांस कर रहा हूँ। अब आपके चक्कर में पूरा ट्रैफिक जाम हो गया। हाँ, अब बोलो नहीं साहब, मुझे तो स्वतंत्रता का अधिकार, आज मेरा तो डांस करने का मन हो रहा था, मेरा विचार था कि डांस करा जाए, तुम तो डांस करने आ गया। ऐसा काम नहीं करना। आपकी स्वतंत्रता के चक्कर में बाकी लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना अधिकारों के नाम पर जिससे कि दूसरों के अधिकार चले जाए, और अगर दूसरे का अधिकार चले गए तो फिर आप थाने में जाओगे और जेल की हवा खाओगे। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब असीमित मनमानी करने का लाइसेंस पा लेना नहीं है। अब स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि असीमित जो मन में आ रहा हो वो मनमानी करो, कुछ नहीं। भारत का संविधान कहता है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार लो तो बस मेरे मन में जो आएगा वो करना, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। आप असीमित मनमानी नहीं कर सकते। कुछ रोक, कुछ पाबंदियां संविधान लगाता है, कुछ पाबंदियां लगाने का अधिकार सरकार को देता है कि आप पाबंदियां लगाइए। जैसे मैंने कहा कि खुद के चक्कर में दूसरे की स्वतंत्रता नहीं जानी चाहिए। आप अपने समुदाय के बारे में लिखिए, कोई रोक टोक नहीं है, परंतु दूसरे के समुदाय की बुराई करें, उनके खिलाफ आप बोले तो वो गलत है, उनकी भी स्वतंत्रता है। ठीक है, आप जैसा जीवन जीना चाहते हैं वैसा जिए, पर आपके जीवन के चक्कर में दूसरों का जीवन खराब हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत सी बार हम देखते हैं कि रात को 10-10, 11-11 बजे तक क्या है, साउंड बजता है। अब आप कहोगे हमारी तो स्वतंत्रता है, हम तो फ्री है, हम तो आजाद है, हम चाहे जैसा करें, हम जितनी जोर से डीजे बजाना चाहे उतनी जोर से डीजे बजाए। पर ऐसा नहीं, आपके चक्कर में जो दूसरे लोगों के अधिकार है वो अधिकार जा रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10 बजे के बाद साउंड बंद हो जाना चाहिए। तो असीमित मनमानी नहीं करनी। इसी कारण समाज के व्यापक हितों को देखते हुए सरकार हमारी स्वतंत्रता पर कुछ किस्म की पाबंदियां लगा सकती है। तो इसलिए संविधान ने सरकार को पूरी छूट दी है कि सबके हिसाब से, सबकी व्यापकता को देखते हुए, सबके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए कुछ पाबंदियां सरकार लगा सकती है। इसे जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, हम हेट स्पीच नहीं बोल सकते, हम ऐसी बहुत ज़्यादा बुरे भाषण नहीं दे सकते जिसमें किसी जाति की बुराइयां हों, धर्म की बुराइयां हों, राष्ट्र की बुराइयां, ऐसे भाषण नहीं दे सकते। हम आईटी पर, मतलब हम सोशल मीडिया के द्वारा हम ऐसे विचार नहीं लिख सकते कि जिससे कि दूसरे के विचारों का या दूसरों की जो आज़ादी है वो खराब हो। सरकार ने रोक लगा रखी है कि हाँ भाई, कोई किसी भी प्रकार का ऐसा मैसेज सर्कुलेट हो जो कि हिंसा करवा सकता हो, दो समुदाय में टकराव करवा सकता हो, प्रशासन उसको फटाक देने उठा ले और जेल में डाल दे और उसकी गजब से उसकी धुलाई कर दे। ठीक है ना, इतने लोगों के बीच में लड़ाई हो, उससे अच्छा है कि एक व्यक्ति को उठा करके पुलिस धो ले, वो चल जाएगा, पर इतने लोगों के बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो हमारा जो दूसरा अधिकार था, स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही बोली गई कि आपको अपने विचार रखने की, घूमने फिरने की, काम धंधा करने की सबकी स्वतंत्रता है, परंतु आपकी स्वतंत्रता ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों को खराब ना करे, दूसरों को परेशान ना करे। फिर बात करते हैं जीने का अधिकार और निजी स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे इंपॉर्टेंट वाला अनुच्छेद है आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21। इसको जीने का अधिकार भी कहते हैं, राइट टू लाइफ कहते हैं, और मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीने का अधिकार है और निजी स्वतंत्रता है। निजी स्वतंत्रता का मतलब क्या है, मेरी, हम कहते हैं ना, जो प्राइवेसी होनी चाहिए, वो प्राइवेसी यहां पर आ जाती है। ठीक है, संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, कानून द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं को छोड़कर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, जीने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। वंचित का मतलब क्या है, उसको वो चीज ना मिले। तो यहां पर भारत का संविधान कहता है कि किसी को भी जीने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, बस कानूनी व्यवस्थाओं को छोड़कर। मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने किसी के लिए बोल दिया भाई फांसी की सजा, तो अब तो देनी पड़ेगी, अब तो देनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि जीने का अधिकार आर्टिकल 21 है, ठीक है, कोर्ट ने बोला इसको इतने महीने के लिए जेल में रखो,
रखो भाई, क्योंकि अब ऐसा नहीं आपको सर आर्टिकल 21 नहीं, तो जब तक कानूनी व्यवस्थाओं को छोड़ करके, पर ऐसा नहीं है कि मेरे मन में आए मैं 2 लोगों को जान से मार कर खा जाऊं, नहीं भैया नहीं, आपको अधिकार नहीं है। जब तक कानून अलाउ ना कर दे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो कानूनी व्यवस्थाओं को छोड़ करके आप किसी की जान नहीं ले सकते, किसी की जो निजी अधिकार है, जो निजी स्वतंत्रता है, उसको नहीं छीन सकते। तो कानूनी जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के द्वारा, इसीलिए आपने बहुत सी मूवीज में देखा होगा कि जनता बहुत गुस्से में होती है और जो दोषी होते हैं उनको मारने की कोशिश करती है, पर पुलिस भागते भागते आती है और ओए छोड़ो 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 इसको, तुम लोग इनको सजा नहीं दे सकते, इसको सजा कौन देगा, कानून देगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 कहता है कि तुम्हें मारने का अधिकार नहीं है, जो सजा कानून देगा वो स्वीकार करनी पड़ेगी। मार तो हम भी नहीं सकते ना, पुलिस वाले भी, पर जो कानून कहेगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो भी कहेंगे, हम उस चीज को मानेंगे। गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कारणों की जानकारी देनी होती। अब अगर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करा है, देखिए भारत का संविधान इतना दयालु है कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हो उसको भी क्या है, अधिकार दिए गए। क्यों? क्योंकि हो सकता है भाई अरेस्ट आप गलत कर लो किसी को, पर उसको अधिकार तो मिलना चाहिए ना भाई। गलत व्यक्ति कब होगा? जब उसको कोर्ट बोल दे कि हाँ साहब ये गलत था, फिर गलत होगा, फिर आपके साथ जो भी प्रोसीजर अपनाना अपनाओ, पर उससे पहले तक तो संविधान उसको पूरा पूरा प्रोटेक्शन दे रहा है। अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हो उसको जानकारी दीजिए, आप गिरफ्तार क्यों कर रहे हो, जिसे हम कहते हैं ना वारंट लेकर के आती है पुलिस, हाँ साहब इस आधार पर हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंदर प्रस्तुत करना। तो मजिस्ट्रेट जो भी वहां का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जज हो, उसके 24 घंटों के अंदर आपको पेश करना है वहां पे। ऐसे व्यक्ति को वकील से विचार विमर्श करने और अपने बचाव के लिए वकील रखने का अधिकार होता है। तो उसको वकील रखने का अधिकार है कि भाई वो अपना वकील रखे, और अगर वो व्यक्ति गरीब हो, उसके पास इतना धन ना हो कि वो वकील रख सके, तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सरकार उसको अपना वकील प्रोवाइड कराए, जिसे हम सरकारी जो वकील कहते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कहा जाता है, वो लोग होते हैं। अब यहां तक हमारे 2 अधिकार हैं वो पूरे हो गए। समानता का अधिकार, पहले हमें समानता मिली, फिर हमें स्वतंत्रता मिली। अब तीसरा अधिकार है शोषण के खिलाफ अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें सिर्फ और सिर्फ बेटा 2 ही अनुच्छेद जोड़े गए, अनुच्छेद 23 और 24। शोषण के खिलाफ अधिकार, किसी भी प्रकार का शोषण नहीं होना चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, या मैं आम भाषा में कहूं तो अत्याचार नहीं होना चाहिए। इसमें भारत के संविधान ने 3 चीजों को जोड़ा है। वो 3 कौन कौन सी है देखते हैं। संविधान ने खास तौर से 3 बुराइयों का जिक्र किया है और इन्हें गैर कानूनी घोषित किया है। जो 3 बुराइयां समाज में व्याप्त है, उन 3 बुराइयों की बात करी है और इसको क्या कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया। अगर ये काम करोगे तो कानून के खिलाफ है, और कानून के खिलाफ होते ही मतलब तुम जेल में जाकर के हवा खाओगे वहां की। सबसे पहला, मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध करा। निषेध का मतलब क्या होता है, मना कर दिया। मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का, ठीक है ना, इलीगल जो ट्रेड होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। क्या होता है सर जी इसमें जैसे क्या होता है, महिलाओं को, छोटे बच्चों को बेच दिया जाता है, फिर उनसे क्या है मजदूरी करवाई जाती है, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, ठीक है ना, उनको कहीं ऐसी जगह भेज दिया जाता है जहाँ से उनके साथ डेली रेप होता हो या उनसे और कुछ काम करवाए जा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग में क्या होता है, लोगों को पकड़ लेते हैं, फिर उनके जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे किसी की किडनी निकाल करके बेच दी, ठीक है, किसी का और जो कोई ऑर्गन पार्ट है वो निकाल करके बेच दिया और खूब पैसे कमा लिए। तो इस प्रकार का जो मनुष्य जाति का जो व्यापार हो रहा है, ये व्यापार नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यापार को बिल्कुल निषेध करता है, बिल्कुल मना करता है संविधान। और अगर कोई भी काम ऐसा करता है कोई व्यक्ति, तो उसके लिए खास से खास सजा का प्रावधान हमारा न्याय व्यवस्था करती है। तो इन चीजों पर बोला है नो, ये काम नहीं होने चाहिए। बेगार या जबरन काम लेने का निषेध। बेगार का अर्थ क्या होता है? बेगार का सीधा सा अर्थ यहां पर यह है कि बिना पेमेंट के से आपसे काम करवाया जाए। भाई आपसे काम भी करवाया जा रहा है पर आपको पैसा ना दिया जाए, वो उसको कहते हैं बेगार। ये जिसको हम कहते हैं ना बंधुआ मजदूरी। जैसे मान लीजिए कि भाई किसी को बंधुआ मजदूरी का मतलब होता है उससे जबरदस्ती उससे काम करवा रहा, करो पर पैसे नहीं देंगे तो कर ही काम, ये 2 वक्त का खाना खा लेगा और जब चुपचाप काम करता है, बंधुआ मजदूरी। तो बंधुआ मजदूरी बेगार का अर्थ ही हो जाता है जब बिना पेमेंट के आपसे काम करवाया जाए। उसके लिए भी क्या करा जाता है, संविधान मना करता है, कोई भी बेकार करवाएगा तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान होगा। तीसरा है बाल मजदूरी का भी निषेध है। जो चाइल्ड लेबर है उसको भी मना करा गया है। 14 वर्ष से छोटे बच्चों के पास से कोई काम नहीं करवाया जाए, और ऐसे काम तो बिल्कुल भी नहीं जो क्या हो उनके लिए, उनके शरीर के लिए हानिकारक हो। ठीक है, किसी होटल किसी फैक्ट्री में काम हो रहा है या कहीं काम हो रहा है, ऐसा काम तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और यहाँ पर फिर संविधान में ये बात भी कही गई कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा जरूरी है, उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। कहाँ कही गई है? अनुच्छेद 21A में ये बात
कही गई कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। उनकी उम्र खाने की है, पीने की है, खेलने की, कूदने की और पढ़ने की है, उनकी मजदूरी करने की उम्र नहीं है। ये 3 कामों पर निषेध लगाता है। ये 3 काम अगर होते हैं तो ये इस वाले अधिकार के खिलाफ होंगे और इस अधिकार के खिलाफ जाकर के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। आपको एक बात और बता देता हूं, कोई भी मौलिक अधिकार, जो हम ये जो 6 मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं, इनमें से कोई सा भी मौलिक अधिकार अगर किसी व्यक्ति का हनन होता है, मतलब उसको नहीं मिलता है, तो उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, जिला कोर्ट में भागने की जरूरत नहीं है, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये भारत का संविधान कहता है। अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के अनुसार हाई कोर्ट जा सकता है। आप सीधा हाई कोर्ट जाइए, जो राज्य की सबसे बड़ी, राज्य के सबसे ऊपर है हाई कोर्ट, और देश में जो सबसे बड़ा है सुप्रीम कोर्ट, कहीं दोनों में से कहीं चले जाइए। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए मत, इतना पावरफुल ये अधिकार है। अगर इनमें से कोई सा अधिकार नहीं मिले, भाग जाओ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, बोलो सर मुझे ये अधिकार नहीं मिला है। फिर चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब ये कहां से कहां तक है? ये है हमारा अनुच्छेद, ये आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक इसमें चर्चा करी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब इसमें क्या है? धर्मनिरपेक्ष शासन वह है जहां किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं होती। धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब होता है वहां पे किसी एक धर्म को, मतलब हमने आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियली तौर पर घोषित नहीं करा। जैसे कि पाकिस्तान ने इस्लाम को कर रखा है, ब्रिटेन ने क्रिश्चियनिटी को कर रखा है, काफी देशों ने बुद्धिज्म को कर रखा है। ऐसा नहीं है, हम धर्मनिरपेक्ष, मतलब हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रह सकते हैं और किसी भी धर्म, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपको धार्मिक स्वतंत्रता है, आपको अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, उसके अनुसार आचरण करने की आपको स्वतंत्रता है, आपको आजादी है। आपका धर्म कहता है इस प्रकार का व्यवहार आचरण आप कर सकते हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु फिर बात ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान ने किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग से सबसे ऊपर जिसको रखा है वो मानवता को रखा है। कोई भी धर्म ऐसा कहे कि नहीं साहब हमारे धर्म में तो ये होता हो, पर वो मानवता के खिलाफ हो, उसको अलाउ नहीं करा जाएगा। उसके खिलाफ सरकार कानून बना सकती है, उन पर रोक लगा सकती है। आपको अपने धर्म के मानने की पूरी आजादी है, परंतु किसी उस धर्म के नाम पर आप किसी व्यक्ति के साथ गलत नहीं कर सकते। धर्म के मामले में शासन को सभी धर्मों से उदासीन और निरपेक्ष होना चाहिए। धर्म के मामले में शासन को, शासन का मतलब क्या है? सरकार को, जो सरकार है, देखो भाई सरकार तो सबकी है ना, भाई सरकार तो सबकी है। सरकार तो हिंदू की भी है, मुस्लिम की भी है, सिख की भी है, ईसाई की भी है, बौद्ध की भी है, जैन की भी है, पारसी की भी, सबकी है। सभी धर्मों से उदासीन, उदासीन का मतलब ये नहीं है उदास होकर के बैठ जाओ, सभी धर्मों से नाराज होकर बैठ, नहीं, ऐसा नहीं। उदासीन का मतलब होता है न्यूट्रल, ठीक है। सरकार का, शासन का किसी एक धर्म के प्रति झुकाव नहीं होना चाहिए। नहीं साहब हम तो इस धर्म को आगे बढ़ाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हम कक्षा 10 में पढ़ेंगे, श्रीलंका में क्या बोला गया कि जो बौद्ध धर्म है उसको बढ़ावा देंगे, बाकी जो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई रह रहे हैं उनके प्रति कोई उनके मन में भावना नहीं, वो गलत है। तो सरकार का एक धर्म के प्रति झुकाव नहीं होना चाहिए, सभी धर्मों के प्रति उदासीन हो और निरपेक्ष हो, मतलब किसी के पक्ष में ना हो, किसी के भी पक्ष में ना हो। जो सही हो वो सही, जो गलत हो वो गलत। हर किसी को अपना धर्म मानने और उस पर आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। देखो, हर किसी को अपना धर्म मानने की पूरी आजादी, आप अपने धर्म को मानिए, उसके हिसाब से आचरण, उसके आचरण का मतलब क्या होता है? उसके हिसाब से आप व्यवहार करिए। आप जैसा व्यवहार कर सकते हो वैसा व्यवहार। जैसे आप फॉर एग्जांपल देख लीजिए, काफ़ी लोग अलग अलग ड्रेसेस पहनते हैं, कहते हैं नहीं साहब ये हमारे धर्म की ड्रेस है। जैसे मैं आपको, जो सिख कम्युनिटी है वो पगड़ी बांधती है, उनके धर्म में है, आचरण है, उनका व्यवहार, मान लीजिए, आपको कोई रोक टोक नहीं है, कोई मना नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप अपने धर्म को मान सकते हैं, आचरण कर सकते हैं और प्रचार भी कर सकते हैं। आप अपने धर्म का बिल्कुल प्रचार प्रसार कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा, आपके प्रचार के कारण किसी दूसरे धर्म की जो भावना है उनको हाथ नहीं पहुंचना चाहिए, उनको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आप अपने धर्म का जब प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो किसी पर दबाव नहीं बना सकते कि नहीं साहब यही धर्म, हमारा ही धर्म जो है वो अच्छा है, बाकी सारे बेकार है, तो हमारे धर्म को मान, हमारे धर्म के अनुसार चल। नहीं, मेरे जो धर्म है मैं जिसको मानूं, मुझे उसकी पूरी आजादी है, मुझे उसकी पूरी छूट है, मैं उसका आचरण कर सकता हूं, उसका प्रचार प्रसार कर सकता हूं, उसके अनुसार जी सकता हूं, मेरी जो इच्छा हो मैं वैसा रह सकता हूं। धर्म परिवर्तन की बात आती है, ठीक है। धर्म परिवर्तन,
हर धार्मिक समूह या पंथ को अपने धार्मिक कामकाज का प्रबंधन करने की आजादी है, किसी को झांसा देकर, फ्रेब करके, लालच देकर उससे धर्म परिवर्तन कराना नहीं है। देखिए, अब कोई भी धार्मिक समूह या कोई भी पंथ, उसको अपने धार्मिक कामकाज का प्रबंधन, मतलब अपना जो धार्मिक जितना भी कामकाज है उसका मैनेजमेंट करने की सभी को आजादी, पूरी पूरी छूट देश का संविधान देता है। अभी हमने लास्ट में क्या पढ़ा कि आपको प्रचार प्रसार करने की आजादी है, आपको आचरण करने की आजादी है, आपको अपने धर्म को मानने की आजादी है, पूरी पूरी छूट दी गई है। आप दूसरे लोगों में जाकर के अपने धर्म की बात रख सकते हैं, परंतु किसी दूसरे व्यक्ति पर जाकर के आप अपने धर्म में बदलाने की बात नहीं कह सकते। क्या कहा गया? किसी भी प्रकार का झांसा देकर के, कोई फ्रेब कर करके, ठीक है, या लालच देकर के धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता, कभी भी नहीं। आज जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं हूं, आज मैं अपनी मर्जी से किसी धर्म को मानूं, वो मेरी मर्जी है, वो मेरी मर्जी। भाई मैं अपनी मर्जी से सिखिज्म को मानूं, मैं अपनी मर्जी से बुद्धिज्म को मानूं, ये मेरी मर्जी है, नो डाउट, मैं मान सकता हूं क्योंकि संविधान मुझे इस बात की छूट देता है। परंतु इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई मुझ पर दबाव डाले कि नहीं नहीं सब इसी धर्म को मान, ये ले पकड़ 1 करोड़ 2 करोड़ 5 लाख पकड़, नहीं 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 साहब, ऐसा नहीं कर सकता। किसी को भी दबाव में धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता। हाँ, मैं अपनी मर्जी से किसी चीज को मानता हूं, वो मेरी मर्जी है। मेरा अगर झुकाव इस धर्म के प्रति है तो मैं इस धर्म का, इस धर्म के प्रति है तो इस धर्म का, वो मेरी मर्जी है। पर कोई मुझ पर दबाव बना करके करेगा तो वो इलीगल होगा। तो अगर इस प्रकार से धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तो ये क्या है? इलीगल है। अपना धर्म मानने और उसके अनुसार आचरण का यह अर्थ भी नहीं कि व्यक्ति को अपने मन के अनुसार जो चाहे सो करे, ठीक है। अब मानने आचरण करने का ये नहीं आप अपने मन मर्जी से चाहो जो करो, ऐसा नहीं, कुछ रोक टोक लगाई गई है। धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब किसी एक धर्म का पक्ष लेना या उसे विशेषाधिकार देना भी नहीं है। धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब यह नहीं कि आप किसी एक धर्म का पक्ष लो, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष शासन, शासन मतलब फिर सरकार, तो सरकार किसी एक धर्म का पक्ष ले या किसी एक धर्म को विशेषाधिकार दे, दोनों ही गलत बात है, ठीक है। किसी भी धर्म का सरकार को पक्ष नहीं लेना है, किसी भी धर्म को विशेषाधिकार सरकार को नहीं देना है कि नहीं साहब इस धर्म को ज्यादा अधिकार है और इस वाले धर्म को कम है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सबको समान मानना है, सबको बराबर मानना है। सरकार की नजर में सब बराबर होंगे, सरकार की नजर में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होगा, सबको बराबर का काम दिया जाएगा, सब बराबर है। हाँ, परंतु किसी भी धर्म में अगर कोई ऐसी गतिविधि या ऐसा कार्य हो रहा हो जो कि मानवता के खिलाफ हो, उसमें सरकार एक्शन ले सकती है, फास्ट एक्शन सरकार ले सकती है। सरकारी शैक्षिक संस्थानों में किसी किस्म का धार्मिक निर्देश नहीं होना चाहिए। तो कोई भी सरकारी कोई भी शैक्षिक संस्था हो उसमें किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक निर्देश नहीं होना चाहिए। कोई भी रिलीजियस आप ऐसा ना करो कि नहीं नहीं साहब ये इस प्रकार का आप ऐसा नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, ये नहीं, तो किसी प्रकार का धार्मिक निर्देश नहीं होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं हमारे 5वें अधिकार की, जो कि है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। इसको कहा जाता है बेटा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अनुच्छेद कहां से कहां तक का है बेटा? ये 29 और 30, बस 2 ही है। इसमें सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार का अर्थ क्या है? सांस्कृतिक का मतलब है बेटा संस्कृति, ठीक है, कल्चर। देखिए, अब 2 समुदाय होते हैं हर देश में, एक होता है बेटा बहुसंख्यक और एक होता है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक किसी भी आधार पर हो सकता है, धर्म के आधार पर भी हो सकता है, भाषा के आधार पर भी हो सकता है, किसी भी आधार पर अल्पसंख्यक हो सकता है, मतलब जिनकी संख्या कम हो। जैसे धर्म के आधार पर आज मैं कहूं कि हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो बहुसंख्यक है, बाकी जो धर्म के लोग हैं वो अल्पसंख्यक है। अब हमेशा बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों में तुलना करने पर पता चलता है। जब मैं कहूं कि भारत में सबसे ज्यादा बहुसंख्यक कौन है, आप कहोगे हिंदू धर्म के लोग हैं सर। पर जब मैं ये कहूं कि बुद्धिज्म में और इस्लाम की जो लोगों में कौन ज्यादा बहुसंख्यक है, इस्लाम के लोग हैं, क्योंकि बुद्धिज्म के लोग बहुत कम 1% के अंदर है, ठीक है। और अगर मैं कहूं बुद्धिज्म में और जैनिज्म में कौन ज्यादा बहुसंख्यक है, तो बुद्धिज्म के लोग बहुसंख्यक में, क्योंकि जैनिज्म 0 पॉइंट समथिंग कुछ पे आ रहे हैं। उनकी टोटल ही पॉपुलेशन 50 लाख 1 करोड़ के करीबन भारत में है। तो हम तुलना कर करके देखते हैं, तो अल्पसंख्यक जो होंगे जिनकी संख्या कम होगी उनको कुछ अधिकार देना जरूरी है। देखिए, अब आप नोटिस करिए, पहला जो अधिकार दिया गया उसमें सबको समान बना गया, दूसरे अधिकार में सबको अपने विचारों को, अपने काम धंधे करने की आपको सबको आजादी दी गई, तीसरे में शोषण के विरुद्ध अधिकार हुआ, चौथे में जो विशेष आपको धर्म की आजादी दी गई, आपको धर्म मानने की आजादी, जैसे सऊदी अरब में नहीं थी पर भारत के संविधान में वो दी। अब कोसोवो की कहानी से आप क्या सीखते हैं कि भाई बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों पर अपना दबाव बना सकते हैं, तो इसलिए भारत का संविधान क्या करता है, अल्पसंख्यकों को भी थोड़ा सा प्रोटेक्शन देता है, अल्पसंख्यकों को भी क्या है बचाने की कोशिश करता है उनको। अब वो कैसे, उनकी संस्कृति जो है, उनका पहनाव, उनकी रहन सहन, उनकी भाषा, उनका कल्चर, वो सब कुछ बना रहे। और वो कब बना रहेगा? जब उनके पास अपना अधिकार होगा, वो अपनी शिक्षा को, अपने विचारों को आगे बढ़ा सकेंगे।
अल्पसंख्यकों को ही भाषा, संस्कृति और धर्म के विशेष संरक्षण की जरूरत होती है। तो जो अल्पसंख्यक है, चाहे वो भाषा का हो, चाहे संस्कृति का हो, चाहे किसी भी धर्म के आधार पर वो अल्पसंख्यक हो, उनको संरक्षण की जरूरत होती है, उनको आवश्यकता होती है। नागरिकों में विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह को अपनी भाषा या संस्कृति को बचाने का अधिकार है। नागरिकों में कोई विशिष्ट भाषा का हो, खास भाषा बोलने वाले व्यक्ति हो, कोई खास संस्कृति वाला हो, तो उसको अपनी भाषा को और अपनी संस्कृति को बचाने का पूरा पूरा अधिकार है। वो अपनी संस्कृति के हिसाब से जीवन जी सकता है, अपनी भाषा का प्रचार प्रसार कर सकता है, कोई रोक टोक उस पर नहीं होगी। किसी भी सरकारी या सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षिक संस्थान में किसी नागरिक को धर्म या भाषा के आधार पर दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता। भाई कोई भी सरकारी संस्थान हो या सरकार द्वारा उसको दान अनुदान दिया गया हो, मतलब उसको फंड दिया गया हो, मतलब सरकार की तरफ से वो संस्था चल रही हो, उसमें किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर दाखिला देने से आप नहीं रोक सकते। किसी को अगर सरकार कोई संस्था चला रही है या सरकार ने उस संस्था में फंडिंग करी है, उस आधार उन संस्थाओं में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता आप इस धर्म को इसलिए हम आपको नहीं लेंगे। सभी धर्मों के लोगों को उसमें अलाउ किया जाएगा। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। ठीक है, तो जो भी अल्पसंख्यक है उनको शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का पूरा पूरा अधिकार है कि साहब आप अपना शैक्षिक संस्थान चला सकते हो और उसमें जो भी आपके अपने विचार हो वो विचार प्रकट कर सकते हो, बच्चों को पढ़ा सकते हो। अब फिर बात आते हैं हम वे अधिकार कैसे मिल सकते हैं। अब जो मान लीजिए पांचों अधिकार हमने पढ़े, अगर ये पांचों अधिकारों में से कोई भी किसी भी व्यक्ति का कोई सा भी अधिकार का हनन हो रहा हो या उसको वो अधिकार नहीं मिल रहा हो, तो वो क्या करे, कैसे हम इन अधिकारों को पा सकते हैं, ये अधिकार हमें कैसे मिल सकते हैं, कैसे मिलेंगे हमें ये अधिकार। हमें उपयुक्त अधिकारों को लागू कराने की मांग करने का अधिकार है, हमारे पास उन्हें लागू कराने के उपाय है। अब ये जितने भी उपयुक्त जो पांचों अधिकार पढ़े उनको मांग करने का अधिकार है कि साहब मेरा अधिकार है, मुझे मिलना चाहिए। उनको लागू कराने का जो उपाय है वो अब हम पढ़ रहे हैं। इसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है। तो जो हमारा छठा संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसको संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है। यह भी हमारा एक मौलिक अधिकार है। यह अधिकार अन्य अधिकारों को प्रभावी बनाता है। मतलब जितने पांचों अधिकार हम लोगों ने पढ़े ना, उस अधिकारों को लागू करवाता है यह अधिकार कि भाई अगर इन पांचों में से अगर आपको कोई भी सा भी अधिकार नहीं मिलता हो तो आप इस अधिकार के तहत आप इसको लागू करवा सकते हो। और यह अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 32 में है और इसके तहत कहा गया है कि अगर आपका कोई सा भी अधिकार आपको ना मिले तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आप देश के सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के आप उसको लागू करवा सकते हो। आप सुप्रीम कोर्ट को बताइए कि हॉनरेबल सर मैम मेरा ये अधिकार मुझे नहीं मिला, इस व्यक्ति के कारण या सरकार के कारण इसका मेरा हनन करा गया है, तो आप मेरा ये अधिकार लागू करवाइए। अगर मौलिक अधिकारों का मामला हो तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय या राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कौन से अनुच्छेद के तहत? 226 के तहत जा सकते हैं। और परम श्रद्धेय परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इसी अनुच्छेद को, अनुच्छेद 32 जिसमें ये अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको क्या कहा था? भारत के संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा था। हार्ट एंड द सोल ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। क्यों कहा? क्योंकि बोले पूरा संविधान जो है जनता के लिए है, जनता को समर्पित है पूरा संविधान, सब कुछ जनता के लिए। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है जनता के लिए वो अधिकार है, क्योंकि अधिकार नहीं होंगे तो जनता का बेकार है। और इस अधिकारों को लागू करवाने वाला जो अधिकार है वो ये है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस बाबा साहब की नजर में यही थी, इसीलिए उन्होंने इसको क्या कहा? हृदय एवं आत्मा का, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। बहुत सी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 32 को किसने कहा हृदय एवं आत्मा, या बाबा साहब अम्बेडकर ने कौन से अनुच्छेद को, कौन से अधिकार को कहा कि वो हृदय एवं आत्मा भारत के संविधान की है। तो अगर इन पांचों अधिकारों में से आपका कोई सा भी हनन हो तो इस अधिकार के, छठे अधिकार के तहत हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार लागू कराने के मामले में निर्देश देने, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है। रिट बेटा 5 प्रकार की रिट होती है। रिट का सीधा सा अर्थ यहां पर यह है कि एक आदेश देगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक प्रकार का आदेश जारी करता है कि हाँ भाई ये आदेश है, ये इस प्रकार से कार्य करा जाए। ये जो 5 प्रकार की जो रिट होती है ये हम आगे की कक्षा में पढ़ते हैं, कक्षा 11वीं में इसको पढ़ते हैं। मतलब सीधा से ये है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या है, एक प्रकार के आदेश जारी कर देता है कि हाँ भाई ये काम ऐसा होना चाहिए, ये काम ऐसे नहीं होना चाहिए।
हमारे देश की न्यायपालिका सरकार और संसद से स्वतंत्र है। हमारे देश की जो न्यायपालिका है सरकार और संसद से स्वतंत्र है, मतलब किसी के दबाव में नहीं। ये बात हम चैप्टर 4 में भी पढ़ चुके हैं कि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र भी है और एकीकृत भी है। एकीकृत का मतलब क्या है कि कोई जिला न्यायालय का मामला उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट का मामला कोई सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, एक दूसरे के मामले इंटरकनेक्टेड होंगे। न्यायपालिका बहुत शक्तिशाली है और नागरिकों के अधिकारों के लिए कुछ जरूरी हो वह करने में सक्षम भी है। तो न्यायपालिका ताकतवर भी है, आजाद भी है और इतनी पावरफुल है कि नागरिकों के अधिकारों के लिए उसको जो कुछ करना हो वो कर सकती है, इतनी पावरफुल है। और भारत के संविधान का संरक्षक जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट है, तो और भी ताकतवर बन जाता है। अब बात करते हैं जनहित याचिका की। अभी तक हमने मौलिक अधिकारों की बात कर ली। हमारे जो मौलिक अधिकार थे वो पूरे कंप्लीट हुए। 6 मौलिक अधिकार थे। कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और फिर सबसे इंपॉर्टेंट संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेदों के साथ हम लोगों ने पढ़ लिया। और भी डिटेल में पढ़ना हो तो मैंने कहा आपको पास लेक्चर है। अब इसके अलावा कुछ और जो इंपॉर्टेंट बातें हमें पढ़नी चाहिए वो है, सबसे पहले है जनहित याचिका, या जिसे कहा जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। शॉर्ट में से कहा जाता है बेटा PIL, जनहित याचिका। देखो अगर एक बात बताइए, आज आपके साथ गलत होगा तो कोर्ट कौन जाएगा? आप जाओगे। इस व्यक्ति के साथ गलत होगा तो कोर्ट कौन जाएगा? ये व्यक्ति जाएगा। उस व्यक्ति के साथ गलत होगा तो कोर्ट कौन जाएगा? वो व्यक्ति जाएगा। मतलब सीधा सा मामला ये है कि जिसके साथ गलत हो कोर्ट वो जाए, पे दूसरा क्यों जाए? परंतु हमारे कोर्ट ने ये सोचा, हमारी न्याय व्यवस्था ने ये सोचा कि अगर किसी बहुत बड़े समुदाय के साथ गलत हो रहा हो और उनमें से कोई इतना काबिल शख्सियत नहीं है कि जो कोर्ट तक पहुंचे, तो उनके आधार पर कोई भी जा सकता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि मुझे पता चला कि साहब उस वाले एरिया में है ना 300 बच्चों को पकड़ कर रखा और बाल मजदूरी करवाई जा रही है, उनसे बहुत गलत हो रहा है। अब मुझे पता चल गया ये बात, अब पता चल गया, अब वो बच्चे तो कोर्ट जा नहीं सकते या उनके कोई बेचारा माता पिता है नहीं जो कोर्ट पहुंच जाए। मुझे पता चल गया, मैंने क्या कर दिया, मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी। किस आधार पे? जनहित के आधार पे। जन मतलब जनता, जनता के हित, जनता के फायदे के आधार पर मैंने याचिका डाल दी। मेरा उन बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, मुझसे मेरे से उन बच्चों के आधार पर कोई काम नहीं करवाया जा रहा है, पर मैंने देखा कि नहीं उनके साथ गलत हो रहा है, उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं, मैं सीधा कोर्ट जा सकता हूँ। जनहित याचिका मतलब ऐसी याचिका है, एक ऐसा फॉर्म या एक ऐसी दरख्वास्त हम कोर्ट से करते हैं जिसमें हमारा कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, पर एक बहुत बड़े समुदाय का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो उस आधार पर हम कहते हैं कि साहब इस पे मामला सुनवाई करी जाए, क्योंकि उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनमें से कोई ऐसा सक्षम व्यक्ति नहीं है, मैं इसलिए आया हूं आपकी शरण में और इस मामले पे ध्यान दिया जाए। ऐसे जनहित याचिका से, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से बेटा बहुत से केस सोल्व हुए हैं। जब दूसरे लोगों ने याचिका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को दी और वो वहां से मामले ठीक हुए हैं। बिहार का ऐसा किस्से हैं, ये सब कुछ कक्षा 11 में बहुत अच्छे से पढ़े जाएंगे। जेल में जो कैदी बंद रहते हैं उन पर बहुत समय तक सुनवाइयां नहीं होती है, उस मामले में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पहुंचे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पे। जनहित याचिका पर अब अगर मामला सामाजिक या सार्वजनिक हित का हो तो ऐसे का मामले में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को लेकर कोई भी व्यक्ति अदालत में जा सकता है। तो जनहित याचिका में ये कहा गया कि अगर सामाजिक या सार्वजनिक हित मतलब पूरे समाज का सार्वजनिक हित का नुकसान होता हो तो उस मामले में कोई भी व्यक्ति क्या है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकता है, अगर वहां पे किसी अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। जैसे मैंने कहा कि 300 बच्चों को पकड़ करके रखा हुआ है, उनसे बाल मजदूरी करवाई जा रही है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार था उसका उल्लंघन हो रहा है, वो बच्चे पहुंच नहीं सकते, इसलिए मैं क्या है मैं पहुंच जाता हूं और मैं उनके लिए आवाज उठाऊंगा। इसमें कोई भी व्यक्ति या समूह सरकार के किसी कानून या काम के खिलाफ सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय, किसी उच्च न्यायालय में जा सकता है। देखिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी एनीवन, कोई भी व्यक्ति या कोई समूह, जैसे मान लीजिए कोई एनजीओ है, कोई संगठन है, वो कह रहा नहीं सब हम मिलकर आवाज उठाते हैं, किसी कानून या कोई काम के खिलाफ सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए, मतलब पूरे समाज की सब की रक्षा करने के लिए क्या है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। ऐसे मामले में जज के नाम पोस्ट कार्ड पर लिखी अर्जी के माध्यम से भी उठाए जा सकते हैं। तो पोस्ट कार्ड पर क्या लिख दी जाती है, एक अर्जी लिख दी जाती है और उसके तहत भी उठाए जाते हैं। इसमें काफी चेंजेस हुए हैं, ये अभी हम नहीं पढ़ेंगे, आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। देखिए अब हमारे पास जो मौलिक अधिकार हैं, उन मौलिक अधिकारों के लिए तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा ही सकते हैं, परंतु
एक और संस्था बनाई गई जिसका नाम रखा गया राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, कि मानव के अधिकारों की बात करने के लिए, उनके मुद्दों को उठाने के लिए एक आयोग, एक कमीशन बनाया गया जिसको राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कहा गया। इनका क्या काम है? इनका सीधा से यही काम है कि किसी भी मानव के साथ भारत में, किसी भी देश में, हमारे देश के किसी भी कोने में जो भी व्यक्ति रह रहा है उसके साथ अगर मानवीय व्यवहार के खिलाफ कोई भी काम हो रहा हो, आप उसको हाईलाइट करिए, उस मुद्दे को उठाइए, आप सरकार के सामने लेकर के आइए, आप उसको कोर्ट में लेकर के जाइए, उस मुद्दे को जो भी करना है करिए, पर उस व्यक्ति के साथ गलत नहीं होना चाहिए। ये पावर इनको दी गई। और क्या पावर है आइए देखते हैं। ये 1993 में कानून के द्वारा बनाया गया एक स्वतंत्र आयोग है। तो कब बनाया गया? 1993 में बनाया गया। मतलब भारत की संसद ने एक कानून बनाया और उस कानून में नाम लिखा गया कि एक आयोग होगा जिसका नाम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होगा, और ये बिल्कुल क्या होगा? स्वतंत्र होगा, बिल्कुल फ्री होगा, किसी के दबाव में काम नहीं करेगा, चाहे सरकार हो, कोई हो, किसी के भी दबाव में काम नहीं। न्यायपालिका की तरह ये आयोग भी स्वतंत्र है, बिल्कुल आजाद है, बिल्कुल फ्री है। आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इसमें आमतौर पर सेवानिवृत्त जज, अधिकारी, प्रमुख नागरिकों को ही नियुक्त किया जाता है। इसकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी करेंगे। और आमतौर पर इसका जो हेड होता है, जो चेयरमैन होता है, अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है बेटा पता है? सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं भारत के, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो अब रिटायर हो चुके हैं, उनको क्या बनाया जाता है? इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। मतलब अब देखो, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनना ही बहुत बड़ी बात है बेटा, ठीक है। खूब एक्सपीरियंस होगा उनका, बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा, संविधान का भी होगा, कानून का भी होगा, अधिकारों का भी होगा, कर्तव्य का भी होगा, पूरी व्यवस्था का उनको ज्ञान होगा। और वो अब रिटायर हो चुके हैं, और ऐसे व्यक्ति को क्या कर दिया जाता है? इसका अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो सेवानिवृत्त जज, अधिकारी या प्रमुख नागरिकों को ही इसमें जगह दी जाती है। ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का क्या है? लोगो है, और इसमें लिखा हुआ सर्वभवन्तु सुखिन, सर्व जो है सुखी रहने चाहिए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग खुद किसी को सजा नहीं दे सकता, ये जिम्मेवारी अदालतों की है। देखिए ये बात भी ध्यान रखिएगा, न्याय व्यवस्था, न्याय का काम न्याय करेगा, कानून करेगा। ये संस्था है, ये आयोग है, इस आयोग को इतना काम दिया गया है कि कहीं गलत हो उस मुद्दे को आप हाईलाइट करिए, उस मुद्दे को आप उठाइए, परंतु आप किसी व्यक्ति को सजा नहीं दे सकते। सजा देने के लिए वो मामला कोर्ट में ही जाएगा, और जो भी, चाहे कोर्ट उसको जो सजा दे वो मंजूर होगी, पर आप सजा नहीं दे सकते। किसी मामले में स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच करना, अब इनका काम क्या है? किसी भी मामले में आप बिल्कुल स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच करो, मतलब बिल्कुल आजाद होकर करके और बिल्कुल फ्री होकर के आप जो सही जांच है ना, वो जांच, इन्वेस्टिगेशन करिए। इस इन्वेस्टिगेशन में आपकी मदद टीम भी करेगी, पुलिस भी करेगी, जिसकी मदद आपको चाहिए वो चाहिए। मतलब मैं आपको इतना बता दूं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष अगर कहीं पर आ जाता है ना, तो वहां पर कलेक्टर, एसपी सबको उनकी मीटिंग में पहुंच जाना पड़ता है। वो सबको आदेश दे सकते हैं कि मुझे इस मामले पर जल्द से जल्द रिपोर्ट चाहिए, मुझे पूरा मामला सुनना है। ये तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, पिछड़ी जाति आयोग, महिला आयोग, जनजाति आयोग, इनके भी अध्यक्ष पहुंच जाते हैं, तो भी कलेक्टर और एसपी साहब को वहाँ पहुंचना पड़ता है, क्योंकि मानव अधिकार, मानव के अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा जरूरी है। और उस पर अगर उसका अध्यक्ष वहाँ पहुँच रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है एक प्रशासन का होने के नाते कि आप वहाँ पहुँचे और सबसे पहले उनको रिपोर्ट सौंपे। तो स्वतंत्र विश्वसनीय जांच कराना, और उसमें आप पूरे प्रशासन की मदद ले सकते हैं। ऐसे किसी को सजा आप नहीं दे सकते। सुझाव सरकार को देता है या पीड़ितों की ओर से अदालत में दखल देता है। तो सरकार के सुझाव देगा कि भाई ऐसा ऐसा काम होना चाहिए, इस वर्ग के साथ अभी भी शोषण होता है, तो सरकार इस प्रकार का थोड़ा सा कानून स्ट्रिक्ट और कर दे या कमजोर कर दे, जो भी करना हो वो कर दे। इसके अलावा अदालत में जा सकता है, अदालत में अर्जी लगा सकता है। किसी भी अदालत की तरह ये चश्मदीद गवाहों को सम्मन भेजकर बुला सकता है, किसी सरकारी अधिकारी से पूछताछ कर सकता है, किसी सरकारी दस्तावेज की मांग कर सकता है, किसी जेल में जाकर जांच कर सकता है, या घटनास्थल पर अपनी जांच टीम भेज सकता है। देखिए किसी भी अदालत की तरह चश्मदीद जो गवाह है उनको सम्मन भेजता है, मतलब बुला सकता है, आजा भाई, अच्छा तूने देखा था वहां पर ऐसा हुआ था, चल बुला, हाँ भाई रिकॉर्ड करो इसका स्टेटमेंट, क्या बोल रहा है, अच्छा देखा था, क्या क्या देखा था, क्या हुआ था, कितनी बज रही थी, बुला सकता है। जैसे अदालत बुला सकती है वो बुला सकता है, परंतु ऐसे किसी को बोलेगा नहीं अच्छा तूने कराया क्राइम, चल तुझे सजा दिलाऊं, ऐसा नहीं। किसी सरकारी अधिकारी से पूछताछ कर सकता है, कोई भी सरकारी अधिकारी उससे पूछताछ कर सकता है, हाँ साहब इस पोस्ट का था, आप क्या कर रहे थे जब ये हुआ था, आपकी ड्यूटी बनती है ना, आपकी जिम्मेदारी है, क्या कर रहे हो, डांट सकता है, फटकार लगा सकता है। अधिकारी आयोगों के, इन आयोगों के आगे सब नीचे है, सब नीचे, बड़े से बड़े अधिकारी को डांट लगा देंगे, क्या कर रहे थे तुम उस समय, ये वो। किसी भी सरकारी दस्तावेज की मांग कर सकते हैं, ये वाला डॉक्यूमेंट, ये वाली फाइल मुझे आधे घंटे मेरे टेबल पर चाहिए, लाके दो तो लाके दो, लाके देनी पड़ेगी उस अधिकारी को कि हाँ सर लीजिए फाइल, ये फाइल में सर ऐसा 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 है,
मिस्टेक निकल गई तो वो अधिकारी को फिर से डांटेंगे, लताड़ लगाएंगे, मजा आएगा। किसी जेल में जाकर के जांच कर सकता, तो किसी भी जेल में जाकर के अचानक जांच कर सकते हैं कि जेल में जो कैदी है उनके साथ कोई गलत व्यवहार तो नहीं हो रहा, पुलिस उनको टॉर्चर तो नहीं कर रही है, उनको ज़्यादा मार तो नहीं रही है, उनको खाना पीना जो है वो ठीक तो मिल रहा है ना, ठीक है। हाँ भाई, समय स्थिति के अनुसार वो हो गए गलत कामों पर, अब व्यक्ति तो है और इसकी सजा काट रहे हैं और सजा काटने के बाद उनको फ्री कर, मतलब आप ये देखिए कि जेलों में भी उनको काम सिखाया जाता है, ठीक है, उनको और चीज़ें, क्योंकि जिससे कि वो जिस दिन यहाँ से फ्री हो उस दिन क्या हो, वो अपना अच्छा बेहतर जीवन जी सके। या घटना स्थल पर अपनी जांच टीम भेज सकता है और जहां पे जो घटना हुई हो उस पे वहां पे अपनी टीम को भेज सकता है। ये वहां पे एक फोटो दिखाई गई है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की है। तो अब बात करते हैं अधिकारों का बढ़ता दायरा। हमारा संविधान और हमारे कानून हमें और बहुत सारे अधिकार देते हैं और साल दर साल अधिकारों का दायरा बढ़ता गया। देखिए, हमारे संविधान ने भी हमें बहुत सारे कानून दिए, सबसे महत्वपूर्ण तो 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। उसके अलावा हम लोगों को वोट का अधिकार दिया है, बहुत से अधिकार हमारे संविधान ने भी दिए हैं और बहुत से अधिकार हमें हमारे कानून ने भी दिए हैं, ठीक है, हमारे कानून व्यवस्था ने भी दिए हैं। और ये अधिकार समय के साथ दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, इनका एरिया बढ़ता ही जा रहा है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जैसी चीजें मौलिक अधिकारों का ही विस्तार है, उन्हीं से निकली। प्रेस की स्वतंत्रता, अब कहा गया कि जब स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें प्रेस भी है, मतलब मीडिया भी उसी में, मीडिया को भी आजादी है, वो जो चाहे वो बोल सके, जो चाहे वो छाप सके, जो चाहे वो बता सके, उनको पूरी पूरी फ्रीडम है, उनको पूरी पूरी आजादी दी गई है। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ये क्या है, ये अधिकारों का ही तो विस्तार करा गया है, अधिकारों को ही तो बढ़ाया गया है कि भाई सरकार पर नियंत्रण होना जरूरी है। क्यों, अब जब हम सूचना का अधिकार, मतलब मैं किसी भी सरकारी दफ्तर से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता हूं, साहब ये वाला काम कैसे हुआ, कब होगा, कितने बजे तक क्या हो जाएगा, सब इंफॉर्मेशन ले सकता हूं। तो सूचना का अधिकार हमें मिला कि हम कोई भी सरकारी दफ्तर से सूचना पा सकते हैं। शिक्षा का अधिकार, ये तो आर्टिकल 21A में जोड़ ही दिया गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को सभी को मुफ्त शिक्षा मिलना जरूरी है। ये सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर मैंने आपको दिखाई है। संसद ने नागरिकों को सूचना का अधिकार देने वाला कानून भी पास कर दिया, कब करा, 2005 में। संपत्ति रखने का अधिकार, हम सबको संपत्ति रखने का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी है। देखिए, संपत्ति रखने का अधिकार पहले हमारा मौलिक अधिकार हुआ करता था, पर बाद में फिर इसको हटा दिया गया और एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। संवैधानिक अधिकार का मतलब होता है जो कि संविधान में हो, और देखो मौलिक अधिकार भी संवैधानिक अधिकार है क्योंकि वो संविधान में है, परंतु मौलिक अधिकारों का थोड़ा सा विशेष दर्जा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो। और बाकी जो संवैधानिक अधिकार है जो भी संविधान में, तो संविधान में आज भी है संपत्ति रखने का अधिकार, हम हमारी प्रॉपर्टी रख सकते हैं, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है कि भाई मैं 1-2 जमीन ही ले सकता हूँ, मेरे पास जितना पैसा मैं उतनी रखूँ, कोई रोक टोक नहीं है, पर उसका जवाब देना होगा आपको। चुनाव में वोट देने का अधिकार है आप लोगों को, मताधिकार है, सबको है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो। निजता का अधिकार है, मतलब राइट टू प्राइवेसी है, आपकी अपनी एक प्राइवेसी होगी, आप ऐसा है कि आप जैसा जीवन शैली जीना चाहते हो वैसा जियो, आपकी प्राइवेसी है। जैसे आप बहुत सी बार देखते हो कि हमारे डेटा को लेकर के, जैसे हम व्हाट्सअप चलाते हैं या अलग अलग जो सोशल मीडिया चलाते हैं, उन पे कहा जाता है डेटा हमारा हैक हो रहा है और हो रहा है, तो कहा जाता है ये हमारी प्राइवेसी है, सरकार ये चीज़ ना ले, सरकार ऐसा ना ले, सरकार के पास सारी डिटेल हमारी प्राइवेसी बनी रहनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सी जो है वो भी हमारे इसमें आ जाते हैं। पर्यावरण का अधिकार, हमें बिल्कुल साफ स्वच्छ अच्छा पर्यावरण हमें मिलना चाहिए। पर्याप्त आवास पाने का अधिकार, आवास का मतलब हमें रहने के लिए पर्याप्त मकान मिलना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाएं, पर्याप्त भोजन पानी तक पहुंच का अधिकार, हमारे पास स्वास्थ्य सेवाएं भी होनी चाहिए, हमारे पास पर्याप्त भोजन भी होना चाहिए, पानी भी मिलना चाहिए। किसी को भी आपात चिकित्सा देने से इनकार नहीं किया जा सकता। कोई इमरजेंसी हो गई हो तो उसमें किसी को डॉक्टर ट्रीट करने से मना नहीं कर सकता, कोई हॉस्पिटल उसको ट्रीट करने से मना नहीं कर सकता। जैसा अब तो कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि अगर कहीं पे एक्सीडेंट हो जाए तो सबसे जो पास में जो आपके हॉस्पिटल है उसमें ले जाइए, और जो व्यक्ति उसको लेकर के जाएगा, पुलिस की जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति से किसी भी प्रकार की कोई भी कानूनी कार्रवाई ना करे, कोई भी पूछताछ ना करे, सीधा सा नॉर्मल सवाल करे और बाकी उसको छोड़ दे, उसको परेशान ना किया जाए, बाकी हॉस्पिटल उसका ट्रीटमेंट करे। ये सब क्या है, ये अब हमारे अधिकारों का दायरा बढ़ चुका है। मुझे अगर स्वच्छ पानी भी नहीं मिल रहा तो भी मैं कहूँगा मेरा अधिकार जा रहा है, मेरा अधिकार नहीं मिल रहा। मुझे अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिल रही तो भी मैं कहूँगा मेरा अधिकार मेरे से छीना जा रहा है। तो हमारा अब अधिकारों का जो दायरा है, जो हमारा अधिकारों की जो लिमिट है ना बेटा, वो बढ़ चुकी है, हमारे अधिकारों का दायरा बढ़ चुका है। तो यही हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक, अधिकारों का दायरा बढ़ना, हमें संवैधानिक अधिकार मिले, मौलिक अधिकार मिले, इससे भी अब हमारा और भी दायरा बढ़ रहा है। और ये कैसे बढ़ा है, समय समय पर क्या करा है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्टों ने कुछ ऐसी टिप्पणियां करी हैं, ऐसे जजमेंट्स दिए हैं जिससे कि हमारा जो अधिकारों का दायरा है वो बढ़ा दिया। जैसे उदाहरण दूं, 10 बजे के बाद साउंड बंद कर देना, ये हमें राइट टू स्लीप, हमें सोने का अधिकार है, हमें चैन की नींद लेने का अधिकार है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तब फिर 10 बजे के बाद बंद करने जरूरी भी है। ओके,
अब हमारा लास्ट टॉपिक है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र। काम करने का अधिकार, ठीक है, सबको काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क हमारे पास होना चाहिए, काम करने का अधिकार हमारे पास हो। काम करने के सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद माहौल का अधिकार होना चाहिए। अब जहां पर भी हम कोई भी व्यक्ति काम करे वहां पर सुरक्षित माहौल होना चाहिए। सुरक्षित का मतलब ऐसा है वहां पर कोई मशीनरी से या किसी भी चीज से मुझे ऐसे हानि ना हो कि जिससे मेरे शरीर को नुकसान पहुंचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और स्वास्थ्यप्रद होना चाहिए, मतलब वहां पर मेरे स्वास्थ्य पे कोई हानि नहीं होनी चाहिए। जनरली जो फैक्ट्रियों में, माइंस में काम करते हैं वहां से ऐसी ऐसी मशीनें होती है जिससे उनको कभी चोट लग सकती है, और जैसे कुछ फैक्ट्रियाँ ऐसी होती है जिनसे ऐसा धुआं निकलता है जिससे उनकी जो श्वास की क्षमता है वो खराब होती है, लंग्स उनके खराब हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। काम करने की जगह बिल्कुल सही होनी चाहिए। मजदूरों और उनके परिवारों के लिए सम्मानजनक जीवन स्तर, मजदूर और जो उनके परिवार है उनके लिए सम्मानजनक जीवन स्तर होना चाहिए, मतलब अच्छा जीवन स्तर होना चाहिए। ऐसा जीवन स्तर हो जिससे उनको रोटी कपड़ा मकान मिले, उनको शिक्षा और उनको स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मिले। उचित मजदूरी का अधिकार, जो भी काम कराया जा रहा है उसकी उचित मजदूरी दी जाए, उसका सही वेतन, उसका सही पैसा दिया जाए। समुचित जीवन स्तर जीने के अधिकार में पर्याप्त भोजन, कपड़ा और मकान का अधिकार शामिल है। सही अच्छा जीवन जीने के लिए क्या बोला गया है? रोटी कपड़ा मकान होना ही चाहिए, और इसके साथ शिक्षा और स्वास्थ्य भी मिलना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा और बीमा का अधिकार, हमें सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए और बीमा का भी अधिकार है हमारे पास। स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू हेल्थ हमारे पास होनी चाहिए। शिक्षा का अधिकार, ठीक है, ये सब कुछ हमारे पास, ये सारे अधिकार हैं। और इसी के साथ जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार वाला जो चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट होता है। ये वन शॉट आपका कंप्लीट कर दिया गया है। ओके, इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और आज का वन शॉट आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा, और ये भी बताइए अब अगला वन शॉट कौन से चैप्टर का, कौन सी बुक का चाहिए। और बाकी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे आगे के एक और वन शॉट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।